नमस्कार, मैं हूं नवीन मिश्रा और आप देखना शुरू कर चुके हैं द न्यूज़ गैरेज। आज का हमारा एक बहुत ही मुख्य, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। वो टॉपिक है कि आम नागरिक से आखिर दिल्ली दूर क्यों है। दिल्ली दूर का मतलब ये है आम नागरिक के लिए कि वो पुलिस प्रशासन से अगर परेशान है तो वो कहाँ जाए, अगर वो अपने नेता से परेशान है तो वो कहाँ जाए, अपने स्थानीय अधिकारी से अगर परेशान है तो वो कहाँ जाए। इसीलिए हमने आज का ये जो टॉपिक है उसका नाम रखा है आम आदमी से दिल्ली दूर क्यों है, जिस पर आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के ही नागपुर से मध्य नागपुर के संगठन मंत्री प्रभात अग्रवाल जी। प्रभात अग्रवाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि मैंने आपको हमारा ये टॉपिक बताया आज का कि आम आदमी से दिल्ली दूर क्यों, हमने बहुत देर तक इस पर चर्चा की, काफ़ी सारे पॉइंट्स निकल के सामने आए थे। उन्हीं पॉइंट्स को आज हम अपने दर्शकों के सामने रखते हैं, तो आप शुरुआत कीजिए। दिल्ली हमसे दूर क्यों, ये बहुत देखा जाए तो गंभीर विषय है। आज हम लोग, इतना बड़ा देश है, 135 करोड़ का देश है। इस देश के अंदर में हम लोग अलग अलग क्षेत्रों में रहते हैं, इतनी जगह पे रहते हैं। ये रहते हुए आज मेरे मन में एक सवाल आता है कि मैं जब छोटा था, मैं टीवी पे देखता था, दूरदर्शन पे देखता था कि भाई 26 जनवरी की परेड चल रही है, 15 अगस्त की परेड चल रही है, राष्ट्रपति हमारे प्रधानमंत्री जी वहाँ पर क्या बोलते हैं, झंडा वंदन कर रहे हैं। तो मेरी स्कूल में भी झंडा वंदन होता था। मेरी भी इच्छा है कि कभी मैं भी जाकर जो एक वहाँ पे हथियारों की एक जो रैली निकलती थी और जो वहाँ पर जो एक प्रस्तुतिकरण होता था उसमें भाग लूँ या उधर पे जाओ, वो सारे इवेंट्स मैं देखूँ। पर मेरे लिए वो दूर है, मेरे नज़दीक नहीं है। ठीक है, मेरे स्कूल में कार्यक्रम होता था, एमबी कॉन्वेंट पे मैं पढ़ा, एमबी कॉन्वेंट से शिक्षा हासिल की। वहाँ पर जब हम स्कूल में थे तब मन में आता था कि यार हम भी वहाँ पर जाए। कई बार ऐसा होता था कि दिल्ली जाने के लिए या उस परेड में भाग लेने के लिए वहाँ पे सिलेक्शन के लिए आते थे कि भैया इतने बच्चे हमारे को नागपुर से सिलेक्ट करके दिल्ली भेजना है, ये इवेंट है, डांस का इवेंट है या कुछ और इवेंट है या महाराष्ट्र का कल्चरल इवेंट है, उसके लिए भेजना है। तो ये मन में आता था कि यार हर साल परेड दिल्ली में ही क्यों होती है, देश की किसी और अन्य जगह पे क्यों नहीं होती। तो फिर समय के साथ ही समझ में आया कि दिल्ली क्योंकि देश की राजधानी है, इसलिए वहाँ पे परेड, वहीं पर ही परेड होती है। फिर कुछ समय बाद ये सुनने में आया चंद्रशेखर जी के टाइम पर कि भाई दिल्ली या देश की राजधानी नागपुर भी शिफ्ट हो सकती है। तो उसको देखकर नागपुर के अंदर में डेवलपमेंट का काम चालू हुआ। जब चंद्रशेखर जी जब नागपुर के ये बने, कमिश्नर बने ना, महानगर पालिका में कमिश्नर बने, तो उस समय ऐसा सुना था हमने कि भाई जगह जगह जो अतिक्रमण जो था या जो कुछ और बाकी चीज़ें थी उनको साफ़ किया गया, अतिक्रमण हटाया गया, डेवलपमेंट किया गया। शहर के अंदर फुटपाथ नहीं थी, फुटपाथ बनाए गए। ये सारी चीज़ें शहर के अंदर में वो दौर में हुई थी। तो नागपुर में शिफ्ट करने के लिए हुई थी कि नागपुर के अंदर में राजधानी आएगी। तो एक मन में हमेशा से एक सवाल है, एक टीस मन में हमेशा आता है। अब क्योंकि हम लोग एक राजनीतिक जीवन में हैं तो एक प्रश्न हमेशा आता है कि भाई जब दिल्ली के अंदर में जो वहाँ प्रधानमंत्री साहब है या राष्ट्रपति जी है या संसद की कार्रवाई है, ये जो प्रमुख स्थान जो है, या नॉर्थ ब्लॉक बोलो या साउथ ब्लॉक बोलो, इन सारी जगहों पर हम लोग इजीली जा क्यों नहीं पाते या मैं जा क्यों नहीं पाता। जितना इजीली दिल्ली के अंदर रहने वाला व्यक्ति है, दिल्ली का जो 150-200 किलोमीटर का रेडियस का जो व्यक्ति है, 300 किलोमीटर का रेडियस का व्यक्ति है, वो जा पाता है, वो देख पाता है, संसद की कार्रवाई भी वो देख सकता है, या राष्ट्रपति जी का जो कार्यक्रम होते हैं, या कुछ जैसे मुगल गार्डन है। जैसे दिल्ली के अंदर में राष्ट्रपति भवन के अंदर में एक मुगल गार्डन है, जो कि एक जो फूल है, जो आपने सिलसिला पिक्चर के अंदर में वो जो फूल का मेरे को नाम ध्यान में नहीं है, वो फूल वहाँ पे उगते हैं। तो उस साल में सिर्फ 2 महीने के लिए उगते हैं। तो उस पीरियड में राष्ट्रपति भवन का मुगल गार्डन खोला जाता है पब्लिक के लिए। तो पब्लिक के लिए जब वो सारी चीज़ें खुली जाती है तो मैं अगर उस वक्त वहाँ रहता या मेरा परिवार वहाँ पे रहता, तो अब वहाँ पर जाने वाला अधिकतर स्वाभाविक सी बात है दिल्ली का व्यक्ति ही होगा या उसके आसपास का व्यक्ति होगा। अब ये सारी चीज़ें हमको तो पता ही नहीं रहती कि भैया दिल्ली के अंदर में राष्ट्रपति भवन के अंदर भी आम आदमी को एंट्री है, या संसद भवन की कार्रवाई भी आम आदमी देख सकता है, या आपकी 26 जनवरी 15 अगस्त की परेड भी हिंदुस्तान का कोई दूसरा व्यक्ति देख सकता है। ये हर आम आदमी कर सकता है, लेकिन शायद उसे एक पास की जरूरत होती है, पास के थ्रू वो अंदर जा सकता है। पास की ज़रूरत होती है, एक ज़रिए की ज़रूरत होती है। तकलीफ ये हो गई है कि हमारी वो सोच ही, मतलब हमारे यहाँ के नेतागण बोलो या हमारे यहाँ का सिस्टम वो डेवलप नहीं कर पाया, या ये हो सकता है उस चीज़ का उतना प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है कि भाई अगर शायद मैं गलत हूँ या सही हूँ, ये पब्लिक निर्णय ले इस बात का,
कि भाई दिल्ली के अंदर में जब वो परेड अगर हो रही है, 26 जनवरी की परेड हो तो पूरे देश की परेड, 15 अगस्त की जो परेड है वो तो पूरे देश की परेड है, तो उनके जो दर्शन करने का जो एलोकेशन हो, जो पासेस का एलोकेशन हो, वो स्टेट वाइज उनकी जनसंख्या के हिसाब से रेशो में डिवाइड हो, ठीक है। और उनको दिल्ली से वहाँ के परेड से या प्रधानमंत्री कार्यालय से राष्ट्रपति भवन से निमंत्रण आए कि भाई आप लोग आइए, आप लोग भी इस देश के नागरिक हो, आपकी भी जिम्मेदारी है, ये आपका भी हक है कि आप ये परेड इस चीज़ को देख पाए, उस अपने देश का जो एक भव्यता है उसको आप महसूस कर पाओ। बिल्कुल। तो इस बारे में मुझे नहीं लगता, या बहुत कम लोग हैं इस बारे में सोचते होंगे पूरे देश के अंदर में। तो कहीं ना कहीं मेरे मन में ये प्रश्न हमेशा उठते रहते हैं कि मैं जब राजनीतिक कारण से, पॉलिटिकली कारण से आम आदमी पार्टी से, क्योंकि हम लोग कई सालों से काम कर रहे हैं, शुरुआती दौर से हैं, तो एक मन में एक सवाल उठता है कि जब हम लोग दिल्ली जाते हैं तो यार अपन ने भी राष्ट्रपति भवन जाना चाहिए, या राष्ट्रपति भवन जाते हुए संसद की कार्रवाई अपन ने देखना चाहिए, क्योंकि राजनीतिक जीवन में है, संसद में एक बालकनी बनी होती है जहाँ पर आपके सांसद लोग क्या बात कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, वो आप देख सकते हो। तो ये सारी चीज़ें अपने मन में है कि भैया दिल्ली मुझसे दूर क्यों है इतनी, हम दिल्ली मुझसे दूर क्यों हैं, आज हम एक गहन चर्चा करने वाले हैं इस विषय के ऊपर। तो हम शुरुआत करते हैं न्यायपालिका के ऊपर से। न्यायपालिका में अगर हम गांव से, ग्रामीण इलाके से शुरुआत करें तो पंच होता है, सरपंच होता है, उसके बाद जनपद होता है, जनपद के बाद में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद में हाई कोर्ट होता है, हाई कोर्ट के बाद में सुप्रीम कोर्ट होता है। तो एक आम आदमी नीचे से शुरुआत करते हुए ऊपर जाता है। तो यही हमारा पॉइंट है कि दिल्ली आम आदमी से दूर क्यों है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? भाई आज एक कोई आदमी है, किसी नागपुर की आप बात करो या आप गोंदिया की बात करो, गोंदिया हमारा लास्ट डिस्ट्रिक्ट हो जाता है आमगांव, उसके बाद में जो और कोने का कोई गांव होगा, वो गांव के अंदर में किसी भाइयों के बीच में प्रॉपर्टी विवाद हो या कोई और विवाद हो, अब वो विवाद को लेकर वो समझ लीजिए वो जा रहा है पंचों के पास में, सरपंच के पास में जा रहा है, पंचों के बीच में जा रहा है, वहीं की वहीं जहाँ पे भी उसको न्याय मिल सकता है उसने वहाँ अप्रोच किया, वहाँ उसको ठीक ढंग से न्याय नहीं मिला, मसल पावर और पैसे के पावर से उसको दबा दिया गया मान लो। अब फिर उसके बाद में वो व्यक्ति कहाँ जाएगा, वो सोचेगा कि भैया मैं और सुपीरियर जो अथॉरिटीज़ होंगी उनके पास जाऊँगा। फिर उसके बाद में वो थोड़ा सा और हिम्मत करता है, वो गाँव का आदमी, वो जो बेचारा सुबह उठ के खेती बाड़ी के लिए जाता है, जो बेचारा धोती पहनता है, ठीक है, जो कि नियमित रूप से अपने सारे काम जैसे करना है बिल्कुल करता है, पर गरीब है जी, ठीक है, इतना दुनियादारी का उसको अनुभव नहीं है। अब वो आदमी ये सोचे कि भाई मेरे को न्याय मिलना चाहिए, वो न्याय मिलने के लिए उसको न्याय नहीं मिला इन जगहों पे जाके, पंचों में जाके, फिर वो सोचता है कि ठीक है चलो किसी ने उसको बताया कि मैं चलो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाता हूँ, तो गोंदिया के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट गया वो, तो गोंदिया के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाने के बावजूद भी कई सालों तक के केस लड़ता रहा, क्योंकि न्यायपालिका कितनी लचल है हमारे देश के अंदर में अपन जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इसके पहले जजमेंट दिया था, आपको ध्यान में होगा 2010 की बात है, कि इस देश के जितने भी केसेस हैं उनको कंप्लीट करते करते उस समय जजमेंट दिया था कि फास्ट ट्रैक कोर्ट्स कितने ज़रूरी हैं, कितने ज़रूरी है फास्ट ट्रैक कोर्ट्स, देश की न्यायपालिका सुधारने की कितनी ज़रूरत है, कि जितने केसेस उस समय थे पेंडिंग, उन केसेस को अगर इसी स्पीड से निपटाते जाए तो 300 साल लगेंगे इन केसेस को निपटाने के लिए। मतलब वो व्यक्ति तो मर चुका रहेगा, उसकी और 10 पीढ़ी आगे की आ चुकी होगी, इतना पीरियड उसको लग चुका है, तब भी केस चलते रहेंगे। तो वो व्यक्ति तो वैसे ही आने के बाद में, गोंदिया आने के बाद में कहीं ना कहीं उसकी हिम्मत जवाब देने लग जाती है कि भैया मैं यहाँ पर, फिर उसको ऐसा लगा कि ठीक है चलो अब यहाँ पर नहीं, यहाँ पे मेरे को इंसाफ नहीं मिल रहा, तो वो अप्रोच करे हाई कोर्ट में। अब हाई कोर्ट क्योंकि नागपुर में है, हाई कोर्ट की बेंच नागपुर में है, वो व्यक्ति गोंदिया से नागपुर आ रहा है। अगर मान लीजिए नागपुर के अंदर में हाई कोर्ट नहीं रहता, या हाई कोर्ट का स्ट्रक्चर नहीं रहता, जो कि सीपेन बैरार और मध्य प्रांत के समय से नागपुर के वो टाइम से नागपुर के अंदर में हाई कोर्ट स्टैब्लिश था, अगर उस समय से वो नहीं रहता, ठीक है, तो वो व्यक्ति जो कि गोंदिया का व्यक्ति, उसको न्याय मिलाने के लिए हाई कोर्ट के लिए मुंबई जाना पड़ता, 950 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए करके वो व्यक्ति को न्याय लेने के लिए, इंसाफ लेने के लिए, जो कि उसका हक है, 950 किलोमीटर ट्रैवल करके जाना। तो क्या मेरा पॉइंट यहाँ ये है कि क्या ये लोकतंत्र का एक भद्दा मजाक नहीं है वो आदमी के लिए, जो इतना गिड़गिड़ाता वो वहाँ जा रहा है। अब मान लीजिए वहाँ पे भी वो उसका काम नहीं हुआ, पहली बात तो आप ये समझिए कि हाई कोर्ट का वकील करना या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का वकील करना, उसका फीस, वकील की जो फीस है, क्या वो व्यक्ति के पास में उतना पैसा होगा? सोचने वाली बात है, एक सबसे बड़ी सोचने वाली बात है कि क्या वो इतना महंगा
वकील अफोर्ड कर सकता है। अब उसके बाद में अगर उसका दमखम वो लगा भी लेता है, वो हिम्मत कर भी लेता है कि ठीक है, नहीं चलो मेरे पास में इतने एकड़ जगह है, उसमें से कुछ एकड़ जगह बेचकर मैं अच्छा वकील करता हूँ और वकील करके फिर बाद में आगे की लड़ाई लड़ता हूँ। वो हाई कोर्ट पहुँच गया, हाई कोर्ट में भी उसको इंसाफ नहीं मिला। उसके बाद में वो ये सोचे कि भैया मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊँ दिल्ली में। अब सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में है। अब वो गांव का जो व्यक्ति, गोंदिया का किसी गांव का छोटा सा आदमी, वो सुप्रीम कोर्ट जाके एडवोकेट करके केस लड़ सकता है? संभव ही, पहुंच के बाहर। तो अपना जो टॉपिक है, जो मुद्दा जो है कि दिल्ली मुझसे दूर क्यों सुप्रीम कोर्ट हमारे से इतना दूर है, क्यों न्यायपालिका हमारे से इतनी दूर है, क्यों हाई कोर्ट के बेंचेस पूरे डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग जगह, हर डिस्ट्रिक्ट में नहीं है, या हर डिस्ट्रिक्ट में क्यों सुप्रीम कोर्ट की बेंचेस नहीं है? भाई न्याय जो है किसी भी जनतंत्र के अंदर में किसी भी नागरिक को न्याय मिलना, इंसाफ मिलना, ये उसका सबसे पहला राइट है कि भैया उसको किसी भी चीज़ के लिए अगर उसके साथ में गलत हुआ है तो वो जाके उससे इंसाफ ले सकता है। अगर अपन देश में राजतंत्र की बात करें तो एक समय जब राजा महाराजाओं का शासन था, भाई नागपुर के अंदर में जो राजा थे, कोई भी व्यक्ति जा सकता था कभी भी 24 घंटे में। राजा के बाहर में वहाँ पे घंटी होती थी, उसको बजा सकता था। राजा का काम था वो बाहर निकलता, उसके साथ में जो गलत हुआ। यही क्वेश्चन आने वाला था कि जो आम जनता एक नेता को चुन के देती है, आम जनता पंच को भी चुन के देती है, आम जनता सरपंच को भी चुन के देती है, आम जनता नगर सेवक को भी चुन के देती है, आम जनता विधायक को भी चुन के देती है, आम जनता सांसद को भी चुन के देती है। जब एक बार ये सभी लोग चुन करके आ जाते हैं तो ये डायरेक्ट जनता के लिए अवेलेबल क्यों नहीं रहते? इनका हमेशा ये क्वेश्चन होता है, ठीक है आपका जो भी काम है आप मेरे पीए को बता दीजिए, मेरा पीए देख लेगा, कैसे कर सकते हैं कैसे नहीं कर सकते हैं, हो जाएगा तो मेरा पीए ही आपको खबर कर देगा। ऐसा क्यों? इसमें 2 पॉइंट है। पहला पॉइंट तो ये है कि वो व्यक्ति, जो व्यक्ति को आप चुनकर दे रहे हो, वो व्यक्ति किस मकसद से राजनीति में आया है। ठीक है, आज क्या हो गया है, आज हम लोग भी सुनते हैं, हम लोग राजनीति में आए तो लोगों ने बहुत क्रिटिसाइज़ किया, घर वालों ने ही क्रिटिसाइज़ किया, क्या है तुमको काम वाम नहीं है, क्या काम, ऐसा काम करने तुम जा रहे हो, तुम लोग बेरोजगार हो, कोई काम। तो ये सारी चीज़ें मुझे नहीं, मेरे जैसे जितने भी यंगस्टर्स जो एक पॉलिटिकल पार्टी में या इलेक्शन इस फॉर्मेट में आ रहे हैं या राजनीति में आ रहे हैं, उनको ये सारी चीज़ें सुनने मिलती है। ठीक है, पर ये बात आज़ादी के वक्त ये नहीं थी। लोग उस समय ये बोलते थे अरे यार राजनीति में जा रहा है, देश सेवा में जा रहा है, बहुत अच्छी बात है, इससे जाना चाहिए। देश सेवा में आज ये व्यक्ति जा रहा है, ये बहुत अच्छी बात है, देश की सेवा करने जा रहा है। पर आज वो बात नहीं है। तो आज वो बात क्यों नहीं है, ये सबसे बड़ा प्रश्न है कि भाई आज लोग ये राजनीति को घृणा से देखते हैं। कारण ये हो गया है, एक तो लोग जाना नहीं चाहते और दूसरी बात फिर राजनीति के लोग बुराई करते हैं। जब तक कि अच्छे लोग आएंगे नहीं शायद राजनीति में, तो राजनीति साफ सुथरी हो ही नहीं पाएगी। आने वाला जो व्यक्ति है वो किस मकसद से आ रहा है, सबसे बड़ा पॉइंट है। वो व्यक्ति रोजी रोटी का जरिया अगर राजनीति को समझ रहा है तो ये उसका आचरण पहले ही जनता ने देखकर उसको बाहर कर देना चाहिए। ठीक है, आज क्या होता है कि आज जो भी व्यक्ति आ रहा है, आज पॉलिटिकल पार्टी में या राजनीति के अंदर में जो व्यक्ति आता है, जनता उसका आचरण, उसके विचार, शुद्ध आचार शुद्ध विचार, उसका जीवन कैसा है, निष्कलंक तो नहीं है, निष्कलंक जीवन, उसमें अपमान पीने की शक्ति है कि नहीं, अपमान पीने की सामने वाले की शक्ति होना चाहिए। कि कोई अगर व्यक्ति तुम्हारे को कुछ बोल भी रहा है राजनीति के अंदर, अधिकतर लोग राजनीति से बाहर क्यों आ जाते हैं? वो इसलिए आ जाते हैं कि किसी ने उसको क्रिटिसाइज़ किया, क्योंकि राजनीति में आपके फैमिली को लेकर क्रिटिसाइज़ होगा, आपके बच्चों को लेकर क्रिटिसाइज़ होगा, आपके माता पिता को लेकर क्रिटिसाइज़ होगा, आपके भाई बहनों को लेकर क्रिटिसाइज़ होगा, आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर भी क्रिटिसाइज़ होगा। इन सारी चीज़ों को आप में अगर अपमान पीने की शक्ति है या आप में इतनी शक्ति है कि ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए भी आप अगर बाहर आप आ सकते हैं। अब आप देखिए, अरविंद जी का मैं उदाहरण दूंगा इस बारे में। अरविंद केजरीवाल भारत में आप ये बोल सकते हैं दिल्ली के अंदर में राजनीति, दिल्ली के अंदर में सीएम के रूप में बैठे। ठीक है, उनका सफ़र आप चेक करेंगे, बुजुर्ग माँ बाप, ठीक है, आईएएस अधिकारी, दोनों भी आईआरएस अधिकारी थे दोनों, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज के अंदर में। पीछे में अपने नागपुर पागलखाना चौक से ही उन्होंने आईआरएस की ट्रेनिंग ली, हस्बैंड वाइफ ने। उसके बाद में उनकी शादी हुई, शादी होने के बाद में मतलब दोनों ही हस्बैंड वाइफ आईआरएस। आप ये देखिए कि दोनों ही पढ़े लिखे, दोनों ही जॉब, और जो व्यक्ति दोनों कहीं ना कहीं लव मैरिज, और उसमें भी आप ये सोचिए कि आपस में उनका तालमेल कैसा बैठा हुआ।
ठीक है। ये तालमेल में कहीं ना कहीं ईगो प्रॉब्लम रहता है कि जब हस्बैंड वाइफ, जो अधिकतर मैं समाज में महसूस किया कि हस्बैंड वाइफ जब दोनों ही जॉब पे हो या इतनी बड़ी पोस्ट पे हो, IRS है, ठीक है, तो उनमें कहीं ना कहीं पोस्ट को लेकर, ये सारी चीज़ों को लेकर थोड़ा बहुत ईगो इशू रहता है। घर में माँ बाप बुजुर्ग हैं, खुद शुगर के पेशेंट हैं, उसके साथ में बच्चे छोटे छोटे, उसके बावजूद भी राजनीतिक जीवन में, ठीक है, राजनीतिक जीवन में आते हुए उन्होंने इन सारी परेशानियों को साइड में किया। ये सारी चीज़ें उनको क्रिटिसाइज जो भरपूर सुनना पड़ा, माँ बाप को लेकर क्रिटिसाइज सुनना पड़ा, वाइफ को लेकर क्रिटिसाइज सुनना पड़ा, बच्चों को लेकर क्रिटिसाइज सुनना पड़ा, कदम कदम पे सुनना पड़ा। वो सुनते वो 2010-11 के अंदर में अन्ना आंदोलन से जुड़े। अन्ना आंदोलन से जुड़ने के बाद में कहीं ना कहीं एक नेशनल लीडर के रूप में उनका उभर के सामने आया। तो उनका जो सफ़र है, क्या होता है किसी पे भी क्रिटिसाइज करना। अब जैसे उसमें उनकी जो वाइफ का जो सपोर्ट रहा, वाइफ का सपोर्ट सबसे बेहतरीन रहा। वो लेडी खुद भी IRS रहने के बाद में ईगो प्रॉब्लम को साइड में रखते हुए अपने हस्बैंड को सपोर्ट किया, ठीक है। आज देखने में ही आता है कि भाई आज कहीं ना कहीं जो हम लोग जो मानते हैं, मैं एक बात हमेशा कहता हूँ कि जो व्यक्ति शादी ना करे वो देश का प्रधानमंत्री बनता है, अटल बिहारी वाजपेयी। जो व्यक्ति शादी करे और बीवी को छोड़ दे फिर देश का प्रधानमंत्री बने तो वो नरेंद्र मोदी बनता है। पर जो शादी करे, बीवी को साथ में रखे और तालमेल बिठाते हुए आगे बढ़े, और आगे बढ़ने के बाद में बुजुर्ग माँ बाप को संभाले, सास ससुर को संभाले, पूरे स्टेट को संभाले, और संभालने के बाद में आगे बढ़े, तो वो अरविंद केजरीवाल बनता है। तो ये तीनों ही चीज़ों में फ़र्क है। बिल्कुल। आज क्या होता है कि कहीं ना कहीं आप पे आवाज़, आप पर छीटाकशी ये राजनीति में होती है, हम पे भी होती है, हम पे भी आज भी होती है। तो कैसा है कि ये सारी चीज़ों को साइड में रखकर आपको आगे बढ़ना है। वो व्यक्ति राजनीति में प्रॉपरली पहुंच ही नहीं पाता, वो पहले ही वॉकआउट कर लेता है कि यार नहीं भाई, मेरे बस का काम नहीं है, मैं ठीक है किसी भी राजनीतिक पार्टी को दूर से सपोर्ट करूँ। आपको राजनीति में आना पड़ेगा, आपको राजनीति में उतरना पड़ेगा। अच्छे लोगों को आए बगैर देश की राजनीति नहीं सुधरने वाली। आप ये सोचो कि भैया मैं घर पे बैठे रहूँ और सारी चीज़ें ठीक हो जाए, तो नहीं होगा। अच्छे लोगों को आए बगैर काम नहीं होने वाला। जैसे कि आपने कहा कि अच्छे लोगों की आए बगैर काम नहीं होने वाला, इससे क्या समझ में आता है? लोगों की अच्छाई से हम आज की तारीख में ये तात्पर्य लेते हैं कि आज भारत देश में लगभग 1.5 साल से या 2.25 साल से जो व्यापार है वो एक ठप पड़ा हुआ है। लेकिन जो व्यापारी है अपने व्यापार का नुकसान खुद वहन करता है। लेकिन वही व्यापारी जब लोगों को चुन के देता है, अपने नगर सेवक को चुन के देता है, अपने विधायक को चुन के देता है, अपने सांसद को चुन के देता है, तो उन्हें जो फैसिलिटीज़ मिलती हैं, उन्हें जो उनका वेतन मिलता है, मतलब मैं राजनीति में जो जुड़े लोग हैं उनकी बात कर रहा हूँ फिलहाल अभी, जो विधायक हैं, जो सांसद हैं, जो नगर सेवक हैं, क्या ऐसे पेंडेमिक की हालत में, ऐसे महामारी की हालत में वो लोग अपने वेतन को छोड़ने को तैयार होते हैं? क्या वो लोग अपना भत्ता छोड़ने को तैयार होते हैं? ये चीज़ तो उन्हें सामने से करना चाहिए कि भैया मेरे देश की हालत, मेरे एरिया की हालत, मेरे वार्ड की हालत, मेरे शहर की हालत ख़राब है, तो मैं अपना वेतन नहीं लूँगा और उसके अलावा मैं अपना भत्ता नहीं लूँगा। जो इसका जो मेरा खर्चा जो मेरे को मिलता है सरकार की तरफ से, वो पूरा का पूरा उठा करके मैं एक समाज सेवा में उठा करके दान कर दूँगा। तो ये चीज़ क्यों नहीं होती हमारे देश में कि जब इस प्रकार की महामारी आती है तो ये जो पॉलिटिशियन है, ये सब जो राजनीतिज्ञ है, ये सारे लोग इस चीज़ को छोड़ते क्यों नहीं? राजनेताओं ने बिल्कुल इस चीज़ को छोड़ना चाहिए, ठीक है, जितनी उनकी ज़रूरत है। आज क्या होता है, जितना आप राजनीति करने आए, बेसिकली बात वही है ना कि हम सेवा भाव से उतरे ही नहीं है, हमने राजनीति को हमारा रोजी रोटी बना दिया, ठीक है, रोजी रोटी का जरिया बना लिया। रोजी रोटी के लिए राजनीति नहीं है, राजनीति सेवा भाव करने के लिए, ठीक है। वो आपकी सोच ही नहीं बची। आज ईमानदार अगर कोई व्यक्ति नेता है, कोई व्यक्ति ईमानदारी से अगर राजनीति कर रहा है, तो उसको हर छोटी सी छोटी चीज़ में पब्लिक का दुख नज़र आएगा। वो अपने तन का कपड़ा भी उसको देने के लिए तैयार रहता है। ये सोच हमारे आज राजनेताओं में नहीं है। तो कारण वही है, क्योंकि आज क्या होता है, किसी भी जनतंत्र में, किसी भी लोकतंत्र के अंदर में जनता की क्या जिम्मेदारी है वो जनता ने करनी चाहिए, राजनेताओं की क्या जिम्मेदारी है वो राजनेताओं ने करना चाहिए। और जनता क्योंकि मालक है, आज आप स्वाभाविक सी बात है,
आप कोई दुकान अगर चला रहे हो, अभी मान लीजिए किसी व्यक्ति की गांधीबाग में दुकान है, ठीक है, कपड़े की उसकी दुकान है, उसने 2 गांठ 3 गांठ बाहर से उसने बुलवाया, गुजरात से सूरत से बुलवाया साड़ी का, कि भैया साड़ी की 2 गांठ 3 गांठ आई है। वो 3 गांठ जब उसके पास में पहुंची, ठीक है, उसने अपने यहाँ के लेबर को बोला जा ट्रांसपोर्ट में जा, ये पैसे लेकर जा, 300 रुपये लेकर जा, 120 के हिसाब से तेरा ये गांठ का तो 3 गांठ का 2 गांठ का पैसा होगा, बचे हुए 60 रुपये तेरे को वापस लाने का। उसने दिया, ले जाने के बाद में वो व्यक्ति उसके हाथ में 50 रुपये देता है, ठीक है। व्यापारी उसको क्या करता है, उससे पूछता है कि मैंने तेरे को 300 रुपये दिया था, 120 के हिसाब से 240 रुपया हो रहा है ये, और तू मेरे को 50 रुपये हाथ में दे रहा है, 10 रुपये का। तो यह वो व्यक्ति ने क्या किया, वो व्यक्ति ने हिसाब पूछा उससे। हमारे पास में समस्या यही रही है कि पिछले आज़ादी के बाद से इतने सालों में हमने नेताओं से हिसाब नहीं पूछा कि आपने करोड़ों अरबों रुपए टैक्स का मेरे से वसूल लिया, इतना पैसा तुमने वसूल लिया, उसके बावजूद भी तुमने मेरे लिए काम क्या किया। हर साल तुम सड़क बना रहे हो, हर साल तुम पाइपलाइन डाल रहे हो, हर साल तुम नया कुछ ना कुछ लेकर आ रहे हो, तुम्हारी प्लानिंग कहाँ है। अब एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ मैं कि नागपुर के अंदर में साईं मंदिर के पास में ब्रिज तोड़े, ठीक है, बनाए कितना साल हुआ था उसको, लगभग 15 साल, लगभग 15 साल हुआ था। तो जो व्यक्ति ने ब्रिज बनाया, आपने सिर्फ क्या 15 साल के लिए ब्रिज बनाया था। तो जो व्यक्ति उस समय प्लान कर रहा था नागपुर सिटी के हिसाब से, उसकी सोच क्यों आने वाले 50 साल की नहीं थी कि 2050 में जब ये प्लानिंग हुई होगी, मुश्किल से 2003 या 2002 में प्लानिंग हुई होगी, 2001 के आसपास में, 2003 के आसपास में प्लानिंग हुई होगी कि भी हमारे को ब्रिज बनाना है। तो आपकी ये प्लानिंग आने वाले 50 साल के हिसाब से क्यों नहीं थी। उस समय ही आपने मेट्रो का डिज़ाइन क्यों नहीं बनाया, उस समय ही ये सारी चीज़ें क्यों नहीं की। हर जगह आजकल तो नागपुर में कई जगह ऐसा समझ में आ रहा है कि आज कोई अपन डेवलपमेंट होता है, 2 साल बाद 1.5 साल बाद उसको तोड़ दिया जाता है। तो ये आपकी दूरदृष्टि क्यों नहीं है। ये बात जहाँ तक कि अगर मैं कहूँ तो ये बात दूरदृष्टि की नहीं है, ये बात जेब भरने की होती है जहाँ तक कि, क्योंकि जितने बार काम होगा उतने बार जो पॉलिटिशियन है, जो ठेकेदार है, वो लोगों को कमाने का मौका मिलेगा। तो इस कमाने के मौके के चक्कर में ये लोग जनता को ठगते जा रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं। इस बारे में क्या कहेंगे आप। इसमें देखिए, ये कुल मिला के जनता की ठगी जो है, अब जैसे अपन जो राजनेताओं की अपन ने बात की है, जिम्मेदारी की बात की है, ठीक है, अब अपन करप्शन का ये मुद्दा आ जाता है कि इनको भ्रष्टाचार करना। अब जब राजनेताओं ने अपनी ये जो जिम्मेदारी ढंग से नहीं निभाई, ठीक है, दिल्ली के अंदर में वही हुआ। जब दिल्ली की जनता को ये दिखा कि शीला दीक्षित ने बड़े पैमाने में डेवलपमेंट किया, उनको ये दिखा कि भाई डेवलपमेंट किस तरीके से, कि जो कॉमनवेल्थ गेम्स वहाँ पे हुए 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स हुए, ठीक है, कॉमनवेल्थ गेम्स में उन्होंने पूरे दिल्ली के अंदर में अलग अलग रोड बनाया, सारी चीज़ें किया, करोड़ों रुपया सेंटर से मिला, उसको पाओ करके उन्होंने डेवलपमेंट किया। बिल्कुल, क्योंकि पूरे दुनिया के इधर उधर के लोग आने वाले थे उधर कॉमनवेल्थ में, अलग अलग सरकारी लोग और बाहर के लोग जो आने वाले थे, डिप्लोमेट्स आने वाले थे बाहर के, तो उनके सामने वो डेवलपमेंट उनको दिखा, पर उसके ऊपर में बड़े पैमाने में भ्रष्टाचार हुआ, ठीक है। जनता को ही दिखा, जनता को ही दिख रहा है कि डेवलपमेंट हो रहा है, पर जनता, दिल्ली की जनता इतनी शार्प है कि उनको दिखा कि डेवलपमेंट हो रहा है, पर डेवलपमेंट के साथ में ये लोग भ्रष्टाचार भी कर रहे हैं। तो भ्रष्टाचार को पकड़ते हुए दिल्ली की जनता ने सत्ता परिवर्तन की दिल्ली के अंदर, कि जो सरकार, उनको ये दिखा कि जो सरकार सत्ता में थी, जब पहली बार जब चुनाव हुआ तो 8 सीटें आई उनको, कांग्रेस को 70 में से 8 सीटें आ गई, जो कि 3 महीने पहले, 4 महीने पहले सत्ता में थी, और उसके बाद जब फिर इलेक्शन हुआ तो 0 हो गई। तो कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टी आज 0 हो गई है दिल्ली के अंदर में, तो ये कहीं ना कहीं उनको सोचने का विषय कि जनता ने इतनी बुरी लताड़ लगाई, मंथन करना चाहिए, ठीक है। और आज जो नागपुर में कहीं ना कहीं ये सोच रहे हैं कि हम ब्रिज बना लेंगे, हम पुल बना लेंगे, डबल डेकर पुल, ट्रिपल डेकर पुल, हम पुल बना लेंगे। पुल को अगर हम डेवलपमेंट का पैमाना अगर जनता समझ रही है तो ये हमारी सबसे बड़ी मूर्खता है। आज इतना बड़ा पैंडेमिक चल रहा है, इतना बड़ा ये चल रहा है, महामारी चल रही है, इस महामारी में हमारे पुल काम में आ रहे हैं कि अस्पताल काम में आते थे। अस्पताल काम में आ रहे, सीधी सी बात है। ये कोई पुल काम में नहीं आ रहा, चाहे डबल डेकर का बना लो या ट्रिपल डेकर का बना लो, अब 50 रोड बना लो। अब रोड क्यों बन रहे हैं, रोड के कॉन्ट्रैक्ट किसको जा रहे हैं, और वो रोड के कॉन्ट्रैक्ट में किसको कमीशन कितना मिल रहा है, कौन से नेता को कितना कमीशन मिल रहा है, कौन से मंत्री को कितना कमीशन मिल रहा है, ये सबको पता है। नागपुर की जनता को ये निर्णय लेना है, नागपुर की जनता को ये सोचना है कि वो सड़क को डेवलपमेंट का पैमाना मानेंगे,
बढ़ती हुई सड़क को डेवलपमेंट का पैमाना मानेंगे, या रोड को डेवलपमेंट का पैमाना मानेंगे, या आपका पुल को डेवलपमेंट का पैमाना मानेंगे, या शहर के अंदर में शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त होना चाहिए वो डेवलपमेंट मानेंगे, या स्वास्थ्य व्यवस्था डेवलपमेंट मानेंगे? हम प्रमुखता से ये सवाल हर मंच पे उठा रहे हैं कि कोरोना काल में मोदी सरकार को, ठीक है पहली बार जब कोरोना की बीमारी आई तो आपके लिए नया था, पूरे देश पूरी दुनिया के लिए नया था, पर सेकेंड जब आप इस साल जब वापस से जब कोरोना की महामारी आई तैयारी क्यों नहीं तो आपकी तैयारी क्यों नहीं थी, या महाराष्ट्र प्रदेश की तैयारी क्यों नहीं थी, या नगर पालिका की तैयारी क्यों नहीं थी? यही आप मैं बात करूं अगर तो अभी फिलहाल एक स्टेटमेंट आया है प्रधानमंत्री जी का कि वो फिर से 30 मई को देश के सामने आने वाले हैं मन की बात लेकर के, और लोगों को कह रहे हैं कि वो सकारात्मक दृष्टिकोण से आगे बढ़े। मान लीजिए अगर किसी अपने परिचित के यहाँ पर किसी की डेथ हो जाती है, या कोई बहुत ज़्यादा बीमार हो जाता है इस महामारी से जुड़ी बीमारी के कारण, वो सकारात्मक कैसे रह सकता है, वो इंसान सकारात्मक कैसे रह सकता है? प्रधानमंत्री जी को आज सामने आना चाहिए, आज अपना चेहरा दिखाना चाहिए और लोगों से बात करना चाहिए कि भैया आपकी क्या तकलीफें हैं, मैं उन तकलीफों को कैसे दूर कर सकता हूँ। ये रवैया होना चाहिए प्रधानमंत्री जी का। लेकिन प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं कि भैया मैं 30 तारीख को 30 मई को फिर से मन की बात लेकर के आऊँगा और हम लोग सकारात्मकता के साथ में अपने मन की बात की शुरुआत करेंगे। इस बारे में क्या कहना? मन की बात तो होती है, आप साल भर से मन की ही बात कर रहे हो, पब्लिक के काम की बात नहीं कर रहे। जनता से आपको जो उम्मीद है वैसे ही जनता को भी आपसे उम्मीदें कही है। आपको काम की बात करना है। आपने अभी तक के सिर्फ फिजूल बातें किया। जनता ये पूछ रही है कि आपका जो बजट था, हेल्थ का जो बजट था, हेल्थ का बजट आपने क्यों इतने सालों का जो बैकलॉग है, एक प्रकार से इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स जो कहते हैं कि 60 से 8% आपके टोटल बजट का 7 से 8% आपको हेल्थ के ऊपर में खर्चा करना चाहिए था। ये आपने क्यों खर्चा नहीं किया? जनता ये सवाल कर रही है। महानगर पालिका ने क्यों खर्चा नहीं किया? अभी अपने को ये देखने को आ रहा है कि जहाँ पर भी इंजेक्शन लगाने के लिए अलग अलग जो सेंटर्स ओपन हो रहे हैं, वहाँ पर नगर सेवक और शहर के महापौर फोटो खिंचा रहे हैं, उसके फीते काट रहे हैं। अरे सर, आपको ये ऑलरेडी तैयारियां पहले करनी थी। आज जिनको आप इंजेक्शन लगवा रहे हो, 18+ को जो आप इंजेक्शन का आपने काम चालू किया, तो खैर अब राज्य सरकार ने मना ही कर दिया है कि भैया हमारे पास में स्टॉक नहीं है, तो 18+ का लसीकरण हम कर ही नहीं सकते। सब एक मिनट पे ढकेल रहे हैं ना भाई। स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को ब्लेम कर रही है। बिल्कुल ठीक है। अब कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी तो है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। सबसे बड़ी जिम्मेदारी सेंट्रल गवर्नमेंट की ही होती है एक प्रकार से अगर देखा जाए तो। आपने क्यों बाहर एक्सपोर्ट किया? मतलब आपके देश के अंदर में है, मतलब घर में खाने को नहीं है और बाहर 6 करोड़ 60 लाख वैक्सीन एक्सपोर्ट किया गया है इस दौरान, जबकि भारत में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वैक्सीन की। आज दिल्ली में और मुंबई की जनता को अगर हम पकड़े तो 6 करोड़ 60 लाख की जो वैक्सीन बाहर गई है, हम इन 2 शहरों को पूर्ण रूप से वैक्सीनेट कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। उन वैक्सीन को एक्सपोर्ट किया गया। इस बारे में क्या कहेंगे आप? वैक्सीन का इनके जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं वो सारे के सारे इतने मूर्खतापूर्ण स्टेटमेंट्स है। इनका बोलना ये है कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा वैक्सीन हिंदुस्तान में लग रही है। अरे भाई, स्वाभाविक सी बात है, हिंदुस्तान की आबादी इतनी ज़्यादा है। आप प्रतिशत के आंकड़े में बताइए कि आप कितने प्रतिशत भारतीयों को आपने वैक्सीनेट कर दिया? मुश्किल से 2% भी नहीं है। 2% लगभग बोलते हैं 14 करोड़ के आसपास लोगों को वैक्सीनेटेड मतलब कर दिया गया। पहला डोज पूर्ण रूप से वैक्सीनेट करने की बात चल रही है। बिल्कुल पूर्ण मतलब जो व्यक्ति को दो डोज पूरे लग चुके हो। इनका परसेंटेज में कितना है? हम तो कहीं नहीं लगते अमेरिका के। अमेरिका 25-30 के ऊपर 25-30% के ऊपर चल रहा है जो उनका वैक्सीनेट हो चुका है। हम तो कहीं नहीं है इनके आसपास में। मतलब आप पर आंकड़े के हिसाब से तुलना कर रहे हो। अरे अपने मरने वालों की भी तो आंकड़े बता दो, जितने लोग मर रहे हैं। राज्य छुपा रहा है, हर राज्य छुपा रहा है। सभी लोग छुपा रहे हैं। टेस्टिंग भी कम हो चुकी है, इसलिए अब केसेस भी कम आने सामने चालू चुके हैं। और आज मेरे को किसी के थ्रू ये चीज़ पता चली कि अगर कोई इंसान पॉजिटिव है और अगर उसने वैक्सीन लगवा लिया तो वो सीधा ऊपर जाता है, उसे कोई नहीं बचा सकता। सरकार ने आज की तारीख में टेस्टिंग बंद कर दी है। इसका मतलब ये सीधा सीधा लोगों की जान के साथ में खिलवाड़ कर रही है। चाहे राज्य सरकार की बात करो, चाहे केंद्र सरकार की बात करो। अगर प्रभात अग्रवाल को कल की तारीख में कोरोना हो जाता है, वो पॉजिटिव आ जाता है, लेकिन अगर उसने अपनी टेस्टिंग ही नहीं करवाया है और उसने कल जाकर के वैक्सीन ले लिया, वो तो सीधा भगवान को प्यारा हो जाएगा। इसकी जिम्मेदारी किसकी? इसके बारे में क्या कहेंगे? सवाल वही है ना
मेन वही है कि हमारे यहाँ का हम जाए किसके पास में, पब्लिक के पास में टेंशन ये है कि मैं जाऊँ किसके पास में, उसके लिए अवेलेबल ही कोई नहीं है ना, उसका नगर सेवक इसीलिए तो हमने ये प्रोग्राम का नाम रखा है कि भैया आम आदमी से दिल्ली दूर क्यों। हाँ। क्योंकि एक आम आदमी जो बैठे बैठे मूर्खतापूर्ण वाले जवाब देते हैं, बयानबाजी करते हैं, आपने शायद सुना होगा ये बयान, जो हमारे देश के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री है हर्षवर्धन जी, हाँ। उनका बयान आया अभी 2 दिन पहले, भैया डार्क चॉकलेट खाइए, आप डार्क चॉकलेट खाओगे तो आप कोरोना से बच के रह सकते हो। ये किस प्रकार का बयान है? जो आदमी जो गांव में रहता है, जैसे हमने इस प्रोग्राम का नाम बताया था ना कि आम आदमी से दिल्ली दूर क्यों, गांव में रहता है, अनपढ़ है, गवार है, वो आदमी पढ़ा लिखा नहीं है, वो आदमी डार्क चॉकलेट कैसे समझेगा कि भैया डार्क चॉकलेट होती क्या है? और जो अपने घर में दवाई नहीं ला पा रहा है, जो अपने घर में राशन नहीं भर पा रहा है, उसको आप डार्क चॉकलेट खाने की नसीहत दे रहे हो। इस बारे में क्या कहेंगे? कुछ नहीं, भाजपा ही जाएंगे घर घर, जितने भी भाजपा का कैडर है पूरे देश में घर घर जाएगा और डार्क चॉकलेट खिलाएगा लोगों को, उनकी जिम्मेदारी है भाई। कहीं ना कहीं जो देश के स्वास्थ्य मंत्री हो, मेरे भी स्वास्थ्य मंत्री है, बिल्कुल ठीक है, सभी के स्वास्थ्य मंत्री, अब स्वास्थ्य मंत्री जी ने बोला है, अब वो क्योंकि भाजपा से आते हैं तो भाजपा के कार्यकर्ताओं की ज़्यादा जिम्मेदारी है, वो आए हमारे यहाँ भी आए, हम भी डार्क चॉकलेट लेंगे उनसे अगर उन्होंने बात बोली है तो, अगर उससे दूर होता है तो। पर ये पब्लिक को पता है, जनता को दिख रहा है कि आज कहीं ना कहीं या तो उनका मानसिक संतुलन खराब हो गया। हर्षवर्धन साहब जो कि स्वास्थ्य मंत्री, अगर ये ऐसा स्टेटमेंट दे रहे हैं, अगर उन्होंने बोला है तो 135 करोड़ के देश के स्वास्थ्य मंत्री का अगर ये स्टेटमेंट है तो अपनी बात को प्रूफ कराए, लैब से सर्टिफाइड कराए, तो बहुत अच्छी बात है। आज प्रज्ञा मिश्राम जी का जो काढ़ा ले रहे हैं तो डार्क चॉकलेट चलेगी दिल्ली में, यहाँ पे काढ़ा चल रहे हैं तो वहाँ डार्क चॉकलेट चलेगी दिल्ली में। WHO से सर्टिफाइड करवा लो फिर, अगर इतना बड़ा स्टेटमेंट अगर आप दे रहे हो तो WHO से सर्टिफाइड करवा लो कि डार्क चॉकलेट से आपको ये मिलेगी, कोरोना से राहत मिलेगी। हमने बीच में ब्रिजेस की बात की थी कि भैया लोग ब्रिज बना देते हैं, नेता एंड सांसद विधायक अपने एरिया में, अपने शहरों में ब्रिज बना देते हैं। एक हाल ही में बहुत गरमाया हुआ मुद्दा है नागपुर में, लेकिन शायद कोरोना के चलते वो मुद्दा आज की तारीख में दब गया है। आपने सुना होगा गणेश टेकरी वाला जो पुलिया है वो टूटने वाला है। आज वहाँ पर लगभग 125 से 150 दुकानें लाइन से हैं। एक तो उनका रोजगार, और वहाँ पर एक एक दुकान में अगर हम औसतन देखें तो 3 से 4 लोग काम करते हैं, तो लगभग आज वो 4-4.5 हज़ार लोगों का जो रोजगार है वो छीन जाएगा। ऐसे में जो हमारे सत्ता में बैठे हुए लोग हैं वो बोलते कि भैया हमने उनको ऑप्शन दे दिया है, जो MP बस स्टैंड था उसकी जगह को हमने तोड़ करके उनकी दुकानें वहाँ पर बना करके दे दी है। लेकिन आप मुझे ये चीज़ बताइए कि जो स्टेशन से सामने निकलता है, जो सामने लोगों को दुकानें दिखाई देती है, वो लोग वहाँ पर जाना प्रेफर करते हैं ज़्यादा अच्छे तरीके से कि वो और पैदल चल करके MP बस स्टैंड में जाएंगे। जब आपको ये चीज़ करनी ही थी, आगे इस ब्रिज को तोड़ना ही था, तो आपने क्यों बनवाया? इससे तो चीज़ यही समझ में आती है ना कि भैया आप पैसा खाने के लिए बैठे हो, आपको जितने बार ऐसा लगता है कि भैया मेरे पास पैसा कम हो रहा है तो एक चीज़ को तोड़ो, तो वहाँ पर एक दूसरी चीज़ खड़ी कर दो। फिर आपने उसका निर्माण ही क्यों किया? इस बारे में क्या कहेंगे? इस विषय में MP यहाँ की जो दुकानों का जो विषय मैं आपको बता दूँ, 2018 के एंडिंग में 2019 के शुरुआत में 2018 के एंडिंग में वहाँ के जो व्यापारी भाई है, 2 दुकानदार जो भाई है, वो हमारे पास में आए थे। सबसे पहले अगर उनकी आवाज़ किसी ने उठाया तो वो आम आदमी पार्टी थी। बिल्कुल ठीक है, आम आदमी पार्टी ने उनका प्रत्यक्ष रूप से उनका समर्थन किया कि आप जो बात कह रहे हो बिल्कुल सही कह रहे हो कि ये जो दुकानें हैं, दुकानें नहीं टूटनी चाहिए, इतने लोगों का रोजगार नहीं टूटना चाहिए। अब सबसे गजब की बात, उस वक्त जो ये चीज़ें लेकर आए कि ये दुकान टूटना चाहिए, खासदार साहब हमारे नितिन गडकरी जी, ठीक है, और साथ ही साथ में उस वक्त के जो हमारे CM थे वो देवेंद्र फडणवीस जी। जब आज से 10 साल पहले, 12 साल पहले जब इस पुल का उद्घाटन हुआ तो उस उद्घाटन समारोह में दोनों मौजूद थे। अब उनका ये कहना है कि ये जो पुल है इसका डिज़ाइन गलत है। अरे भैया, जो चीज़ अगर गलत थी तो उस समय तुम फीता काटने क्यों गए उसका? उस समय तुमको नहीं दिखा कि ये चीज़ गलत बन गई है, हमको इसको नहीं ठीक करना है। अब हो ये रहा है कि नागपुर में जो भी आप पुल बना रहे हो, आप ये बोलते हो कि डिज़ाइन गलत है। अभी जो सदर से लेकर पागलखाना चौक तक के पुल बनाए इन्होंने, इनका बोलना है कि इसका भी डिज़ाइन गलत हो गया। तो भैया आप कर क्या रहे हो? आपको तो मतलब कई लोग BJP के लोग बोलते हैं कि नए भारत का निर्माता बोलते हैं गडकरी जी को। अब नए भारत के अगर निर्माता हो आप, लेकिन गडकरी जी का एक बयान आया था अभी हाल ही में 2 या 3 दिन पहले कि हर किसी को पता है कि कौन सा व्यक्ति कौन से पार्टी से जुड़ा हुआ है
वो प्रचार ना करें, अपने झंडे, अपने पोस्टर, अपनी नारेबाजी बिल्कुल ना करें। जो जनता की सेवा कर सकता है बस वो जनता की सेवा करते हैं। तो इस प्रकार से जो बयानबाजी सामने आती रहती है, इसमें तो जनता कंफ्यूज हो जाएगी भैया कि भैया हमारे बारे में सोचने वाला है कौन, कौन सोच रहा है हमारे लिए। गडकरी जी कभी ब्रिज को तोड़ करके नया ब्रिज का निर्माण करवा देते हैं, कभी इस प्रकार का बयान देते हैं, तो ऐसे में जनता जाए कहाँ? ये तो डबल पॉलिटिक्स है ना। अभी क्या होता है, अब साक्षी महाराज जी कुछ यूपी से अलग बयान देते हैं, ठीक है, यूपी से अलग बयान देते हैं, मोदी जी का स्टेटमेंट आता है कि भी ऐसे बयान नहीं देना है, पर फिर भी बयानबाजी चलते रहती है। तो इसका अर्थ क्या है कि भैया तुम काम तोड़ दो, मैं चुप हो जाऊंगा। गिरिराज सिंह जी भी वैसे ही बयान देते हैं, प्रज्ञा ठाकुर भी वैसे ही। हाँ, तो ये वही बात इनकी अगर अपन करें, नागपुर के अंदर अपन बात कर रहे हैं कि ये सारे नेताओं जो है, तो फिर क्यों अभी तक के नागपुर के अंदर में जो अलग अलग जगह जो भाजपाइयों के पोस्टर्स लगे हैं, मतलब जहाँ पे टीकाकरण होना है वो टीकाकरण के गेट के बाहर में हमारे महापौर साहब का पोस्टर लगा है बड़ा सा, पोस्टर आप क्यों नहीं हटाए? जब नागपुर के खासदार साहब ने आपको इंस्ट्रक्शन दिया है, आपके बड़े सुपीरियर व्यक्ति ने इंस्ट्रक्शन दिया है पार्टी गाइडलाइंस के अंदर में, और एक नैतिकता के आधार पर गडकरी जी ने ये बयान देवेंद्र फडणवीस जी का नाम लेते हुए दिया कि मैं देवेंद्र जैसे और कई पॉलिटिशियन को ये सलाह देना चाहूँगा कि ये टाइम राजनीति करने का नहीं है, ये टाइम लोगों की, जनता की सेवा करने का है। तो ऐसे में आप सिर्फ सेवा करें, राजनीति बिल्कुल ना करें। ऐसे में एक भी बयान सामने से उभर के नहीं आया कि जी गडकरी जी आप ऐसा कुछ बोल रहे हैं तो हम आपकी बात को मानते हैं, हम बिल्कुल राजनीति नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, सिर्फ जनता की, आम जनता की सेवा करते हुए आगे बढ़े। इस बारे में क्या कहना? अब गडकरी जी और फडणवीस जी की कितने मधुर संबंध है ये भाजपा भी अच्छे से जानते हैं, और क्योंकि हम लोग एक पॉलिटिकल पार्टी से हैं, विरोधी है उनके, ये बोल सकते हैं आप, तो हम लोग भी जानते हैं कि उनके आपस में कितने अच्छे संबंध हैं। तो उनके बीच में जो छीटाकशी है पब्लिक के पीछे और पब्लिक के सामने वो देते रहते हैं, पर मुख्य रूप से बात यह है कि पब्लिक के हक की बात यह है, आज की तारीख में पब्लिक के लिए अगर ये बात किया जाए, जनता के लिए बात किया जाए, आज ये दोनों भी राजनीतिक दल, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, शहर के अंदर में राजनीति कर रहे हैं। इतने समय से हमको ये दिख रहा है कि भाई शहर के अंदर में मुंडे साहब का होना जरूरी है ये टाइम पे। तीसरी लहर कब आ जाए, कब वापस से वो स्थिति गंभीर हो जाए, स्थिति अभी भी कोई ठीक नहीं है। मतलब आज भी अगर अपने शहर के अंदर में जो एक समाचार पत्र के जो आंकड़े हैं, वो आंकड़ों के मुताबिक आज भी नागपुर के अंदर में 100 के ऊपर लोग मर रहे हैं, ठीक है। अगर और यही आंकड़े शहर के महापौर झूठे बता रहे हैं, मतलब शहर के महापौर जो अपने फेसबुक पेज से जो आंकड़े पेश करते हैं, पहले दिन से वो झूठे आंकड़े हैं। जबकि आंकड़े उठाने कहाँ से चाहिए? शहर के शमशान घाटों से, शहर के कब्रिस्तानों से आंकड़े उठाने चाहिए कि भैया कोविड के कारण कितने लोगों की मौत हुई है। या आंकड़े कहीं और से उठा रहे हैं, अपने मर्जी से आंकड़े दे रहे हैं कि कहाँ दे रहे हैं, उसमें जमीन आसमान का फर्क है, 3 से 4 गुना का फर्क आ जाता है कभी कभार, इतने लोगों की मौत हुई है, ठीक है। तो जब ये आंकड़े इस तरीके के आ रहे हैं, या इन्होंने जो ये बात जो बोल रहे हैं, फडणवीस जी जो बातचीत बोल रहे हैं, या गडकरी जी जो बातचीत बोल रहे हैं, या ये लोग जो बातचीत बोल रहे हैं, सबके सब आपस में राजनीति कर रहे हैं, ठीक है। शहर को मुंडे जी जो बाहर गए, या मुंडे जी का जो ट्रांसफ़र किया, उसके लिए जिम्मेदार नितिन गडकरी जी, हमारे पूर्व महापौर संदीप जोशी जी, हमारे मौजूदा महापौर दयाशंकर जी तिवारी, ये जिम्मेदार है, ये सबको दिख रहा है, सबको पता है। पर मुंडे जी की वापस से वापसी नहीं हो पा रही है, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? उसके लिए जिम्मेदार शहर के जो सीएम है, जिनके हाथ में है उनका ट्रांसफ़र करवा के वापस से नागपुर भेजने का, नियुक्ति करने का, उद्धव ठाकरे जी की जिम्मेदारी है, राज्य के सीएम की जिम्मेदारी है। और साथ ही साथ में अब कैबिनेट के अंदर का जो व्यक्ति नागपुर में बैठा हुआ है, उनकी जिम्मेदारी है नितिन राउत साहब की। मैं उनके बारे में तो एक चीज़ आपसे कहना चाहूँगा कि मैं एक खुद पत्रकार होते हुए, और जो मेरे जान पहचान के लोग हैं, उनके थ्रू जब ये बात होती है तो ऐसा किसी को प्रतीत ही नहीं होता है कि वो हमारे राज्य के ऊर्जा मंत्री हैं या फिर हमारे शहर के पालक मंत्री हैं। वो हर बार बस एक ही चीज़ बोलने के लिए सामने आते हैं कि भैया इस तारीख से इस तारीख तक के लॉकडाउन लग रहा है। उससे होने वाली समस्याओं से आम जनता को कौन निजात दिलवाएगा, उसका सॉल्यूशन लेकर के नितिन राउत जी, जो हमारे पालक मंत्री है, शहर के गार्जियन मिनिस्टर जिसे कहा जाता है, वो कभी सामने नहीं आते। पालक मंत्री मतलब नाम जो दिया गया है पालक, एक माता पिता का ही दर्जा दिया गया है एक प्रकार से कि भैया आप हमारे पालन पोषण करने वाले हो। अगर हमारी तबीयत खराब रहती है किसी दिन तो हम स्कूल नहीं जाते, हम कॉलेज नहीं जाते, हम ट्यूशन नहीं जाते, अगर हम काम काजी लोग हैं तो हम ऑफिस नहीं जाते, अपने धंधे पे नहीं जाते, अपने बिजनेस में नहीं जाते। इसका भरपाई हमें कौन करके देता है?
कि भैया तू घर पे रुक जा, तेरी तबीयत हम लोग के लिए ज़्यादा ज़रूरी है, अगर तेरे को कुछ हो गया तो हम लोग कहाँ जाएंगे, हम लोग क्या करेंगे। सीधा वो चीज़ लागू होती है मंत्रियों के लिए कि अगर आम आदमी जिंदा ही नहीं बचेगा तो उनको वोट कौन देगा, वो लोग अपने इस ओहदे पे कैसे बैठेंगे। अगर मैं ये प्रश्न उठाऊं कि भैया आप जब लॉकडाउन लगाने आते हो, लोगों पे पाबंदी थोपते हो, तो उसकी भरपाई आप क्यों नहीं करते। क्योंकि जो एक पालक है वो तो अपने बच्चे को घर में रोकेगा तो बोलेगा ना ले पैसा तू मेरे से ले ले, लेकिन तू घर में बैठ, मेरे को तेरी जरूरत है, तेरे पैसे की जरूरत नहीं है फिलहाल में, तू मेरे से पैसा ले। अगर आप पालक मंत्री बने, घूम रहे हो, फिर रहे हो, तो आप इस बारे में क्यों नहीं सोचते कि मैं लोगों का जो इतना नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई कैसे करूं, कैसे करके दे सकता हूं। इस बारे में क्या कहेंगे आप। पालक मंत्री जी का जो विषय है, आपने बताया कि बात वही है कि इनका इतने समय से जो अपन प्रयास कर रहे हैं, क्या एक गार्डियन होने के नाते, कैसा है आप भी कोई अपने माँ बाप से मांग करते हो, मैं भी अपने माँ बाप से कोई मांग करता हूँ, तो एक गार्डियन होने के नाते वो लोग समझते हैं कि मेरा बच्चा क्या मांग रहा है। वही प्रश्न है। बचपन में आप साइकिल की मांग करते हो, मेरे को साइकिल दिलाओ, मेरे को साइकिल दिलाओ, तो वो क्या करते हैं कि भैया ठीक है चल तेरे को साइकिल मैं दिलाता हूँ, कैसा तो भी जद्दोजहद करता है पर अरेंज करके देता है। बिल्कुल वही चीज़ इन पे भी लागू होती है। नाम दिया गया पालक मंत्री, गार्जियन मिनिस्टर, ठीक है, इसलिए प्रश्न उठता है, बिल्कुल उठता है। अभी सबसे बड़ा प्रश्न अभी पब्लिक के सामने ही आने वाला है, पब्लिक का शायद उस तरफ में ध्यान नहीं है कि ये 1 अप्रैल से जो बिजली के दाम बढ़े हैं और अभी जिनके काम धंधे बंद हैं, ठीक है, काम धंधे जिनके बंद हैं उनको बिजली के बिल आएंगे, ठीक है। अब बिजली के बिल आएंगे तो बिजली का बिल आप कहाँ से भरोगे, क्योंकि आपने तो वो बिजनेस से कुछ कमाया ही नहीं। तो इसमें ऊर्जा मंत्री या उसमें MSCB क्या राहत इसके अंदर में देगी पब्लिक को, या क्या राहत दे सकती है, इसके बारे में कोई बातचीत नहीं हो रही है, कोई ख्याल इसके बारे में आ नहीं रहा है। जबकि MSCB की तरफ से या ऊर्जा मंत्री की तरफ से आना चाहिए कि ठीक है आप लोगों ने नहीं कमाया तो हम आपको इस चीज़ का सपोर्ट करते हैं। ये चीज़ CM की तरफ से भी आना चाहिए, CM भी इस बारे में कोई ध्यान नहीं दे रहा। अब पूरा विदर्भ जानता है कि शिवसेना विदर्भ के मुद्दे को लेकर बोला जाए या नागपुर के विषय को बोला जाए, कितना उनका रवैया, हाँ कितनी सीरियस है। कोई सीरियसनेस है नहीं उनमें, लचीलापन है हमेशा से। किसी भी तरीके का डेवलपमेंट विदर्भ में शिवसेना करेगी ये विदर्भ की जनता उम्मीद नहीं करती शिवसेना से, ठीक है। गोरेवाड़ा जू का नाम बाला साहब ठाकरे रखना था तो वो बराबर आ गए, हाँ नाम रख करके चले राम रख के चले गए, बिल्कुल। ठीक उसके है। बाद नागपुर की जनता आज कैसे मर रही है, कैसे चीजों को फेस कर रही है, वो जानने के लिए महाराष्ट्र का CM एक भी बार विदर्भ का दौरा नहीं किया। विदर्भ छोड़िए आप, नागपुर इतना बड़ा शहर है, महाराष्ट्र की उपराजधानी है, उन्होंने मतलब नागपुर का भी दौरा नहीं किया। ऐसे मुख्यमंत्री, ऐसे मिनिस्टर हमारे देश के लिए, हमारे राज्य के लिए, हमारे शहरों के लिए किस काम के, इस बारे में क्या कहेंगे। मेन वही बात है ना भाई, नागपुर करार जो हुआ था, नागपुर करार होने के बाद में अभी जैसे मेरे को ध्यान में है कि बाला साहब ठाकरे जब एक समय इधर पे रामटेक में दौरे में आए थे तो उनका उस दौर का स्टेटमेंट है कि जो बैकलॉग है, चाहे कृषि को लेकर अलग अलग विषयों में जो बैकलॉग है, अगर वो विदर्भ का आने वाले समय में पूरा नहीं होता है, ठीक है, तो मैं खुद विदर्भ की लड़ाई लड़ूंगा, ऐसा बाला साहब ठाकरे जी का स्टेटमेंट था, बिल्कुल, ठीक है। आज क्या स्थिति है आप देख रहे हैं भाई, नागपुर अगर मुंबई अगर राजधानी है तो नागपुर उप राजधानी है। आपने कितने दौरे किए चीफ मिनिस्टर बनने के बाद में, आप मुंबई में रहते हो, नागपुर करार के हिसाब से अगर ये विंटर असेंबली अगर नागपुर में लगती है, ठीक है, तो उसके मुताबिक 4 महीने हमारी ये मांग है कि 4 महीने नागपुर के अंदर में हमारे मुख्यमंत्री ने रहना चाहिए, नागपुर की जनता की समस्या सुनने के लिए। पूरी की पूरी कैबिनेट की जिम्मेदारी है कि पूरे 4 महीने नागपुर में रहे, 160 दिन, 150-160 दिन आपको नागपुर में रहना है। क्यों? ताकि आप नागपुर की जनता की जो भी परेशानियां तकलीफ है, विदर्भ की जनता की परेशानी है तकलीफ है, उसको आप सुचारू रूप से ढंग से सुन पाए। हमारा वही सवाल है, मुद्दा वही है कि मुझसे दिल्ली दूर क्यों, मुझसे मुंबई दूर क्यों। आज जो व्यक्ति गढ़चिरौली के कोने में बैठा हुआ है, ठीक है, वर्षा के आगे में किसी सुदूर इलाके में बैठा हुआ है, जिसको वहाँ से हैदराबाद जो कि आंध्र प्रदेश की अपना तेलंगाना की राजधानी है वो पास में है, पर उसके खुद की स्टेट की जो राजधानी है उससे 950-1000 किलोमीटर दूर है, या उसके लिए तो दिल्ली जाना या मुंबई जाना एक ही पड़ता है। क्या कभी हम उम्मीद रख सकते हैं कि उद्धव ठाकरे साहब गढ़चिरौली जिले के उस सुदूर गांव का भी दौरा करेंगे जो नक्सलाइट से प्रभावित है, जो नक्सलाइट क्षेत्र है? सर वो तो नागपुर नहीं आते तो गढ़चिरौली के एक छोटे से गांव की बात तो बहुत दूर की हो गई। बात वही है ना, 1 मई से आज बहाना दे दिया जाएगा कि भैया लॉकडाउन लग गया, सब चीज ठप हो गई तो मजदूर कहाँ से लेके आए। 1 मई से समृद्धि महामार्ग चालू होने वाला था, नागपुर से शिरडी का रास्ता शुरू हो जाता था 1 मई से, लेकिन अभी तक के वो नहीं हुआ। उस चीज के लिए वो नागपुर 2 बार आए लेकिन शहर के अंदर नहीं घुसे वो।
एयरपोर्ट से डायरेक्ट जहाँ पर काम करवाना था वहाँ पर गए, वहाँ से डायरेक्ट एयरपोर्ट गए और रोड करके मुंबई चले गए। इस बारे में क्या कहेंगे आप? शहर ये नागपुर की जनता ये सारी चीज़ें देख रही है। नागपुर की जनता को ये समझ में आ रहा है कि हमारा जो चीफ मिनिस्टर शिवसेना की जो ट्रिपल की जो सरकार बनी है, 3 व्हीलर सरकार जो बनी है, 3 पहियों वाली सरकार, ठीक है, इसमें कौन सा टायर कितने काम का है ये उनको समझ में आ रहा है। अब इस कारण से शिवसेना के साथ में क्योंकि गठबंधन हुआ है, इस कारण से यहाँ के जो कांग्रेस के जो लोग हैं उनको भी आने वाले समय में दिक्कत जाएगी, एनसीपी के जो लोग हैं उनको भी दिक्कत जाएगी, क्योंकि शरद पवार जी ने कितना विदर्भ के लिए काम किया है ये सब जानते हैं। कितना उन्होंने पूरा जो हुआ है बारामती में क्या किया, पूरा महाराष्ट्र एक प्रकार से जला के एक बारामती तैयार किया गया है, लोग बोलते हैं उनके लिए। तो वही चीज़ मुंबई के लिए इनके लिए बोला जाता है कि पूरे महाराष्ट्र में क्या हो रहा है शिवसेना को कोई मतलब नहीं, बस मुंबई महानगर पालिका नहीं जाना चाहिए हमारे हाथ से, बीएमसी, ये उनकी सोच है। तो भाई हमारे जैसा व्यक्ति जो नागपुर के अंदर में बैठा है, गोंदिया में, गढ़चिरौली में, यवतमाल में, इधर साइड में जो बैठा है, पश्चिम में जो व्यक्ति बैठा है, किसी गांव में जो व्यक्ति बैठा है, उसके लिए कब ये लोकतंत्र मजबूत होगा, उसके लिए वो कब ये हक से बोल सकता है कि मेरे लिए न्यायपालिका बहुत अच्छी है, मेरे लिए पुलिस प्रशासन बहुत अच्छा है, मेरे लिए मीडिया कर्मी जो है, जो दिल्ली के अंदर में जो मीडिया बैठी है, क्योंकि दिल्ली की जो मीडिया अपन बोल सकते हैं, बड़े बड़े चैनल्स जो है जो मेरे को दिखाए जाते हैं, मेरे घर में उसका टेलीकास्ट होता है, पर मेरे शहर में उनके कैमरे नहीं पहुँचते, मेरे शहर में उनका बूम नहीं पहुँचता। तो ये सवाल उसके भी मन में है, उसकी भी तकलीफ है, उसकी ये टीस का जवाब कौन देगा? ये सवाल आज शहर की जनता, पूरे प्रदेश की जनता बड़े पैमाने में उठाना चाहती है। और जो उनकी जो तकलीफें हैं, बीच में संजय सिंह जी आए थे नागपुर, संजय सिंह जी का काटोल में कार्यक्रम था, उन्होंने भी इस विदर्भ के विषय में उन्होंने समर्थन जाहिर किया। आम आदमी पार्टी का पृथक विदर्भ को लेकर समर्थन है, उन्होंने भी काटोल के अंदर में ये बात बोली थी कि वो क्योंकि पश्चिम यूपी के अंदर में जो लखनऊ है, अगर उनकी स्टेट की राजधानी उनको जाना है, उससे पास तो उनको इधर पे लाहौर पड़ जाता है किलोमीटर वाइज, मतलब पाकिस्तान का जो एक शहर है वो पास में पड़ जाता, पर उनकी जो राजधानी है वो उनको दूर पड़ती है। तो उन्होंने भी कहीं ना कहीं ये बात उठाई थी कि भैया जिस तरीके से विदर्भ की बात उठ रही है तो वहाँ पे यूपी की भी बात उठती है। इसमें तो फिर बीजेपी का भी दोहरा जो चेहरा है वो सामने आता है, क्योंकि जब देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री बनना चाह रहे थे 2014 में, उस टाइम पे उन्होंने ये मुद्दा गरमाया हुआ था बहुत ज़्यादा कि भैया अगर मैं मुख्यमंत्री बनता हूँ तो विदर्भ को अलग करवा दूंगा, पृथक विदर्भ की जो मांग है उसको अलग करवा दूंगा। लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद क्या हुआ ये सभी के सामने है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? देवेंद्र फडणवीस जी को तो साथ में ये हुआ कि भाई जब स्टेट में उनकी सरकार बनी तो मुझे याद है कि मैं हमारे कुछ विदर्भवादी साथियों को लेकर हम लोग उनके घर पे गए थे। उसके 3 महीने बाद वो परिवार सहित नागपुर छोड़ के मुंबई शिफ्ट हो गए पूरी तरीके से, किसी कुछ काम से या कुछ काम से वो लोग इधर पे आए तो आए। उसके बाद में किसानों का बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था, शरद जोशी जी की अगुवाई में। शरद जोशी जी अभी एक्सपायर हो गए, किसानों के बहुत बड़े नेता रहे। उन्होंने बहुत उनके भी नेतृत्व में लगभग 5-6 हज़ार किसानों ने उनका घेराव करने का प्रयास किया था धर्मपेट वाले मकान पे, पर कोई मुलाकात हुई नहीं। जबकि इतना बड़ा व्यक्ति अगर आंदोलन के रूप में आ रहा है तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप बाहर निकल के उनसे मुलाकात करो या आप उनके लिए अवेलेबल रहो। मैं वही महाराष्ट्र से उसी घमंड की बात कर रहा हूँ भैया कि आप आम जनता को क्या घमंड दिखा रहे हैं? अगर वो जनता ही नहीं है तो आप ही नहीं हो ना, आप क्यों नज़र से नज़र मिला के बात नहीं करते हो? आपको ये हक वहाँ पर बैठने का किसने दिया है? आम जनता ही नहीं दिया है ना। अगर आम जनता ही नहीं होती तो आप कैसे पहुँचते वहाँ तक? कैसे आपके पीछे 10 गाड़ियाँ लगती? कैसे आपके पीछे आज तकरीबन 15 से 20 जो सिक्योरिटी वाले हैं वो लगते? कैसे आप सर्वाइव करते? कैसे आप जो आज हज़ारों करोड़ के आसामी बन चुके हैं कैसे आप बनते? इस बारे में क्या कहेंगे आप? क्या होता है, जनता की जो तकलीफ है, जनता की जो समस्या है, वो सुनने के बाद में आपको निर्णय लेना है कि आपको अपना चरित्र आगे तक के किस तरीके से मेंटेन रखना है। आप अगर घमंड में आ रहे हो तो घमंड तो अच्छों का नहीं चला इस देश में, अंग्रेज़ों का घमंड नहीं चला, जिनका शासन जो बर्मा से लेकर अपन बोलते काबुल तक के जिनका शासन था, ठीक है, जहाँ पर लाल किले में जिनका लाल किले से जिनकी पूरी वो सत्ता देश से चलती थी, ठीक है, आज अपन देखते हैं कि लाल किले में कहीं ना कहीं पेड़ पौधे उगे हैं, ठीक है, उनका घमंड नहीं चला, अंग्रेज़ों का घमंड नहीं चला। आज अंग्रेज़ों के जो वायसराय बड़े बड़े जो उनके कर्म लोग थे, उनके कपड़े हमारे यहाँ के बैंडबाजी वाले पहन रहे हैं, तो घमंड तो अच्छों का नहीं चला।
इनका भी घमंड उतरेगा। आज जो बयान आते हैं इन लोग के, कांग्रेस भाजपाइयों के जो बयान आते हैं, ये वही बयान है जो एक टाइम पे कांग्रेस ही दिया करते थे। बिल्कुल। आज फेसबुक पे कई बार हम लोग देखते हैं, फेसबुक पे या इस पे व्हाट्सएप पे कई लोगों के जो स्टेटमेंट्स रहते हैं, बातचीत रहते हैं, हमारी पोस्ट पे जो कमेंट आते हैं भाजपाइयों के समर्थकों के, ये वही घमंड है जो एक टाइम पे कांग्रेसियों का था। और आप ही के बुजुर्गों ने, भाजपाइयों के ही बुजुर्गों ने, जो कि आज शीर्ष नेतृत्व पे नहीं है, कहीं ना कहीं रिटायर आप लोगों ने कर दिया उनको। आपने एक उनको एक मार्गदर्शक पैनल बोलते हैं, मार्गदर्शन मंडल में उनको डाल दिया। उन्हीं लोगों ने उन लोगों को सबक सिखाया, उनको सही बताया। वाजपेयी जी का स्टेटमेंट था संसद भवन के अंदर में, आज तुम मेरे पे हंस रहे हो, एक दिन आएगा जब पूरा देश तुम पे हंसेगा। तो वही स्थिति आज भाजपाई अपनी करवा रहे। एक दिन आएगा कि जब देश का प्रधानमंत्री आम आदमी पार्टी के तौर पे अरविंद केजरीवाल बनेंगे और पूरा देश भाजपाइयों पे हंसे, क्योंकि वो स्थिति ये बना रहे हैं। इनके स्टेटमेंट्स उस तरीके से हैं। आज इतने नगर सेवक है शहर के, कहाँ है वो नगर सेवक? क्यों वो जनता के बीच में नहीं है? आज बीच में ये मुद्दा उठाया था, वो मुद्दा बहुत दूर तक ही नहीं जा पाया। जिस प्रकार से पोलिंग बूथ के लिए हम लोग बूथ लगाते हैं, अगर उसी प्रकार से वैक्सीन के लिए और उसी प्रकार से बाकी चीज़ों को मतलब लोग सर्वाइव कर सकें, अपना सर्वाइवल सुधार सकें, अगर बूथ लगा दिया जाए, नगर सेवक वहाँ पर जाए, विधायक वहाँ पर जाए, शहर का सांसद वहाँ पर जाए, तो चीज़ें कितनी अच्छी हो सकती है, कितनी अच्छी तरीके से सुधर सकती है। अब जब इलेक्शन होता है, पूड़ी और सब्जियों का पैकेट बांटते हो आप, लेकिन ऐसे टाइम पे आप क्यों नहीं बांट रहे हो जब आज सबसे ज़्यादा पूड़ी और सब्जी की लोगों को ज़रूरत है? लोग भूख मरने के लिए, मतलब नौबत आ चुकी है उनके ऊपर भूखे मरने की। आप ऐसे टाइम पे पूड़ी और सब्जी क्यों नहीं बांट रहे हो लोगों को? ये मेरा सवाल है, इस बारे में क्या कहेंगे? आपने एयरलिफ्ट मूवी देखी है? बिल्कुल। एयरलिफ्ट मूवी का एक मैं सीन आपको ध्यान में कराता हूँ कि एयरलिफ्ट मूवी के अंदर में जब सद्दाम हुसैन कुवैत पे हमला करता है, तो कुवैत पे हमला करने के बाद में सबसे पहला एक्शन क्या होता है कुवैत का? उस देश के जितने भी सर्वसर्वा थे, जितने भी सुप्रीम लोग थे, सबसे पहले वो देश छोड़ के भाग जाते हैं, पब्लिक को मरता हुआ छोड़ने के। पब्लिक को मरता हुआ छोड़ दिए। सबसे पहले जितने भी वहाँ के राजनेता थे, वहाँ के किंग थे, बाकी और भी जो लोग थे ऊंचे पदों पे बैठे, सबसे पहले वो लोग भगते। वही चीज़ आज जनता के साथ नागपुर में हो रही है, देश के अंदर में हो रही है। जब सबसे पहले आज इस देश को, इस देश के नगर सेवकों की, इस देश के सरपंचों की, इस देश के एमएलओ की, इनकी जरूरत है, तो वो लोग जगह पे नदारद है। विकास कुंभारे जी का जो स्टेटमेंट बच्चे को उन्होंने एक दिया, एक लड़के को उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि मैं क्या कर सकता हूँ। अरे भाई तुम नहीं कर सकते तो फिर क्या कर सकते? नहीं कर सकते तो इस्तीफा दे दो, घर पे बैठो शांति से। कोई दूसरा व्यक्ति, ढंग का व्यक्ति आएगा तो वो मध्य नागपुर को चलाएगा ढंग से। आप अगर नहीं कर सकते, आपने कुवत नहीं है कुछ करने की, आप में क्षमता नहीं है, तो आप घर जाओ, आराम करो। अब ऐसे जब कैंडिडेट अगर बड़े बड़े राजनीतिक दल उतारते हैं कि क्यों, कि भैया मोदी लहर में चुनकर आ जाएंगे। अब जो इन लोग को वोट दे रहे हैं उनको भी सोचना पड़ेगा। दिल्ली की जनता समझदार थी, दिल्ली ने ये देखी कि भैया केंद्र के अंदर में अगर मुझे देना है, मुझे ये चीज़ लगती है, मैं इस चीज़ से थोड़ा सा खिलाफ हूँ आपके, कि मोदी लहर थी। ये मोदी लहर कहीं से भी नहीं थी, कांग्रेस की नाकामियों का कांग्रेस विरोधी लहर। ये लोगों ने मोदी की पार्टी को, मतलब बीजेपी पार्टी को जितवा करके आगे लेकर के आया, क्योंकि मोदी लहर साबित हो गई। इस बारे में क्या कहेंगे? बिल्कुल कांग्रेस विरोधी लहर थी। और भैया अपने को देखने को मिला कि भाई 2010 में जो पूरा का पूरा ग्राउंड तैयार किया गया, हम भी कहीं ना कहीं 2011 में हम भी उसका हिस्सा बने, अन्ना आंदोलन का हिस्सा बने। 2010 में एक ग्राउंड तैयार हुआ, देश के अंदर में अलग अलग 2G को लेकर, कोयला कोलगेट को लेकर अलग अलग जो घोटाले सामने आए, एक के बाद एक, आदर्श घोटाला हो, ये सारे जो घोटाले एक के बाद एक आए, तो उस समय जो कांग्रेसियों का घमंड था, हमारे यहाँ के जो पूर्व CM रहे सुशील कुमार जी शिंदे, उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि भाई जनता घोटाले याद नहीं रखती। आज तो जनता उन्हीं को याद नहीं रख रही। कौन सुशील कुमार शिंदे? कोई नहीं जानता आज की तारीख में। हो गए, हम CM हैं, हम इज्जत करते नहीं करते ऐसा नहीं है, पर उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया था वो मैं बता रहा हूँ कि इस तरीके का स्टेटमेंट उनका आया था। उसके बाद में जो परिस्थितियाँ बनी देश के अंदर में, सारे के सारे घोटाले सामने आए, फिर एक बैकग्राउंड तैयार किया गया। रामदेव बाबा ने एक आंदोलन तैयार किया। रामदेव बाबा सुबह उठ के बराबर, अच्छी बात है, योगा प्राणायाम करिए, सारी चीज़ें करिए, उसके अंदर जो पॉलिटिकल इश्यूज़ को, जो देश के अंदर में काला धन का जो मुद्दा बना के उन्होंने वो सारी भूमिका बनाई। आज रामदेव बाबा कहाँ है? आज पूरे देश के व्यापारी बाबा बन चुके हैं, और जो बाबा था वो व्यापारी बन चुका है। पूरे देश के जो व्यापारी है उनकी हालत ये हो चुकी है कि वो हो गए हैं कि अरे हर चीज़ के कारण
नोटबंदी से लेकर जीएसटी से लेकर पैंडेमिक से लेकर ये महामारी जो चल रही है इससे लेकर पूरी स्थिति में 4 साल के अंदर में इस देश का व्यापार पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। इस देश का व्यापारी पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है। और एक जो व्यक्ति जो था जो कि बाबा था वो व्यक्ति आज सबसे बड़ा व्यापारी बन के उभर रहा है देश के अंदर में, पतंजलि के रूप में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पर जिस भूमिका से आप आए थे, काले धन का जो मुद्दा लेकर आए थे, वो काला धन का मुद्दा कहाँ है, ये सवाल रामदेव बाबा से भी पूछा जाएगा। लोग हमसे भी पूछते हैं कि भाई आपने जो भूमिका लिए थे आंदोलन के बाद में कि ये लोकपाल का विषय क्या है। भाई लोकपाल का विषय हम लोगों ने, जन लोकपाल का विषय जो दिल्ली में था, दिल्ली सरकार ने ऑलरेडी इसको पास करा हुआ है। पर पूरा देश जानता है भाजपाइयों को छोड़कर कि दिल्ली सरकार में कैबिनेट में कोई भी बिल पास होते हैं, वो बिल पास के लिए ऊपर में एलजी के पास में भेजना पड़ता है। एलजी की दस्तखत नहीं है, एलजी उसको आगे नहीं बढ़ाना चाह रहे। ठीक है, राष्ट्रपति जो है, एलजी जो है उस चीज़ को आगे बढ़ाना नहीं चाह रहे। अगर जन लोकपाल किसी भी देश स्टेट में आता है जिसके अंदर में मुख्यमंत्री भी उसके अधीन रहेगा, ऐसा कानून आप क्यों नहीं चाहते? भ्रष्टाचार को रोकना क्यों नहीं चाहते? ये भाजपाइयों पे सबसे बड़ा सवाल है। आज हम लोग यही मुद्दा लेकर, इसी विषय को लेकर आगे बढ़ते हुए, आज जो सरकार जो दिल्ली के अंदर में बनी है, आप ये देखोगे कि दिल्ली के सरकारी दफ्तरों में भले ही हाफ स्टेट है, पर अरविंद केजरीवाल जी के नाम पर, आम आदमी पार्टी के नाम पर वहाँ पे डर का माहौल है, खौफ का माहौल। कोई भी व्यक्ति आपसे भ्रष्टाचार लेने के या पैसा लेने के लिए 10 बार सोचता है। आज आप जाइए, पैंडेमिक के दौर में भी नागपुर के अंदर में हिंदी भाषा जो हमारी स्कूल है, स्टेशन, रेलवे स्टेशन के पीछे में, जो वहाँ पे ट्रैफिक विभाग का जो कार्यालय है पुलिस का, 10 से 15 ट्रैफिक वाले ये दौर में भी खड़े हैं, अलग अलग क्षेत्रों में खड़े हैं। वहाँ पे सीए रोड पे खड़े रहते हैं, कॉटन मार्केट में खड़े रहते हैं। खड़े रहने के बाद वो लोग सिर्फ लाइसेंस और हेलमेट के लिए लोगों से चालान कटवा रहे हैं। हाँ, ये दौर में भी कोई व्यक्ति बेचारा अपना ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए दौड़ रहा है, कोई व्यक्ति दवाइयों के लिए दौड़ रहा है, कोई व्यक्ति हॉस्पिटल जा रहा है, अलग अलग विषयों के कारण इधर उधर दौड़ भाग चालू है। ये लोग चालान काटने में लगे हुए, ये लोग पैसा देने के लिए, पैसा काटने के विषय में लगे हुए। अब हम ये क्यों नहीं माना जाए कि जो विषय चल रहा है 100 करोड़ रुपए वाला देशमुख साहब का, ये क्यों नहीं माना जाए ये सही हो? पुलिस के ऊपर में कहीं ना कहीं ये ऊपरी दबाव है कि हमको पैसा दिया जाए। पुलिस, हम तो पुलिस को जिम्मेदार बोल ही रहे, ट्रैफिक विभाग बिल्कुल जिम्मेदार है कि ये जो करनी आप कर रहे हो बिल्कुल गलत है, ये टाइम पे ये सारी चीजें आपको शोभा नहीं देती। पर कहीं ना कहीं ऊपर का प्रेशर है, मंत्रियों का प्रेशर है कि भी हमारे को इतना रुपया ला कर दो, तब जाके हम ये जो चीजें हैं ये चीजें ठीक कर पाएंगे। पर ठीक तो वैसे भी नहीं हो रही इन लोग से। तो दिल्ली में सारी चीज़ें ठीक हो सकती है, दिल्ली में भ्रष्टाचार कम हो सकता है, दिल्ली के अंदर में बिजली फ्री हो सकती है, पानी फ्री हो सकती है, शिक्षा फ्री हो सकती है, दवाइयाँ फ्री हो सकती है, महिलाओं के लिए यात्राएं फ्री हो सकती है, वाईफाई फ्री हो सकता है। तो नागपुर में क्यों नहीं हो सकता? पूरे देश के अंदर में दिल्ली ही एक ऐसा राज्य है जिसका जो बजट है वो बड़ा है, बिना टैक्स को बड़ा है। पूरे देश में दिल्ली ही एक ऐसा राज्य है जिसके ऊपर में 1 रुपये का भी कर्जा नहीं है। पूरे देश में दिल्ली ही एक ऐसा राज्य है जहाँ पर ये सारी सुविधा जो इंसान को जरूरत है, ये सारी चीज़ें मुफ्त है। आप ये नागपुर में क्यों नहीं कर सकते? नागपुर में भी कर सकते। हमसे किसी ने सवाल किया कि भाई आम आदमी पार्टी अगर इधर पे नगर पालिका में आती है तो क्या आप वाईफाई फ्री करेंगे क्या? पिछले समय एक मीटिंग में पूछा किसी ने, बिल्कुल किया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है वाईफाई फ्री करना। नागपुर शहर के 2700 करोड़ रुपए का बजट है महानगर पालिका का, वाईफाई फ्री किया जा सकता है, पानी फ्री किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है, ये सारी चीज़ें फ्री। स्कूलों को सुधारा जा सकता है। बजट के विषय में सवाल किया गया हमसे कि जब दिल्ली के अंदर में, दिल्ली का जो हेल्थ का बजट है 12% का बजट है, 12% का आंकड़ा है उनका टोटल बजट का, कि 12% हमको हेल्थ के ऊपर में खर्चा करना, जो कि पिछले 6 साल से हो भी रहा है। हेल्थ के ऊपर में इतने बड़े पैमाने पैसा खर्चा कर रहे हैं। अब आप बोलोगे भाई ये फिर इतना प्रॉब्लम क्यों जा रहा है? प्रॉब्लम इसलिए जा रहा है क्योंकि दिल्ली के अंदर में 57% जो मरीज आ रहे हैं वो यूपी से है और हरियाणा से है। 57% मरीज यूपी और हरियाणा से है, जो दोनों ही जगह भाजपा का शासन है, दोनों ही जगह भाजपा की सरकार है। भाजपा अपने लोगों को तरीके से ट्रीटमेंट नहीं दे पा रही, वो ट्रीटमेंट ना देते हुए वो बेचारे पब्लिक परेशान होकर, उनको पता है, एक उम्मीद लेकर दिल्ली पहुंच रहे कि दिल्ली में हमारा इलाज हो जाएगा, और उसका परिणाम स्वरूप कि दिल्ली के अंदर में सारी चीज़ों का इतना डेवलपमेंट है, वो देखते हुए ही अभी जो ग्राम पंचायत के चुनाव हुए, हम तो नई पार्टी है भाई, देश के अंदर में हमारा वजूद कितने समय पहले का है? मुश्किल से 8-9 साल पहले का।
ताज़ा ताज़ा हमारी पार्टी है और ग्राम पंचायत के जो अभी इलेक्शंस हुए दिल्ली मुंबई उत्तर प्रदेश के अंदर में, उन ग्राम पंचायतों के इलेक्शंस के अंदर में चौथे नंबर की पार्टी आम आदमी पार्टी बन के उभरी है। चौथे नंबर की पार्टी, 22 करोड़ का राज्य है, 22 करोड़ की जनसंख्या वाला राज्य यूपी राज्य जो है, उसके अंदर में चौथे नंबर की पार्टी बनकर आम आदमी पार्टी उभरी है। तो कहीं ना कहीं पूरे देश के अंदर में आम आदमी पार्टी की एक अंडर करंट चालू है, एक लहर चालू है। भाजपाई जब भाजपा को वोट देता है तो ये सोचता जरूर है कि केजरीवाल ही है जो मेरे को बिजली फ्री दे सकता है, मेरे बच्चों को शिक्षा फ्री दे सकता है, दवाइयाँ फ्री दे सकता है, हेल्थ फ्री दे सकता है। अभी कहीं ना कहीं जो बड़े पैमाने में आप देख रहे हो सोशल मीडिया में भाजपा के द्वारा एक बवंडर सा फैलाया हुआ है कि दिल्ली के अंदर में ये चीज़ की कमी है, वो चीज़ की कमी है, ऑक्सीजन की कमी है। अरे ऑक्सीजन की आपूर्ति करना आपका काम है, भाजपा का काम है पूरे देश के अंदर में। केंद्र सरकार के अधीन है कि आप किस तरीके से उस चीज़ को करें। आप बोलते हैं कि आपने पैसा दिया फंड से, पीएम फंड से आपने पैसा दिया दिल्ली सरकार को, पीएम फंड से 1 रुपया नहीं आया दिल्ली सरकार को। पीएम फंड का जो पैसा था उन्होंने जो कॉन्ट्रैक्ट बनाए थे उन कंपनियों के साथ में बनाए थे जो कि दिल्ली के अंदर में ऑक्सीजन का सेटअप करते हैं और सेटअप करने के बाद में फिर दिल्ली सरकार को हैंड ओवर करते हैं। पूरी तरीके से मूर्खतापूर्ण बातें की जा रही है भाजपा की तरफ से। जो स्टेटमेंट जो सोशल मीडिया पे चल रहे हैं सारे के सारे आम आदमी पार्टी को बदनाम करने के लिए, क्योंकि आम आदमी पार्टी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलपमेंट हुआ है हेल्थ सेक्टर को लेकर, उस बात को दबाने के लिए झूठ फैलाया जा रहा है। अब क्यों आपने तैयारी नहीं की? जब 7 महीने आपको मिले थे तो 7 महीनों के अंदर में आपने क्यों इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट आपने नहीं किया? आज जो बड़े बड़े लोग हैं वो आपका वेंटिलेटर का इंतजाम कर रहे हैं, वो दवाइयाँ फ्री दवाइयाँ प्रोवाइड कर रहे हैं, वो ऑक्सीजन सिलेंडरों की व्यवस्था करवा रहे हैं। ये काम स्टेट का है, ये काम केंद्र का काम है, राजनेताओं का काम है, जो सत्ता में बैठे हैं उनका काम है, उनका काम है इन सारी चीजों को करने का। पर आप सिर्फ एक घटिया राजनीति में लगे हो, दोनों भी राजनीतिक पार्टी। नागपुर के लिए हम बात वही कर रहे हैं कि अगर आज से 10 साल बाद या 20 साल बाद जब नागपुर का इतिहास लिखा जाएगा तो वो इतिहास लिखने वाला ये लिखेगा कि नागपुर को इतनी बड़ी महामारी में डालने के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो वो बीजेपी की नितिन गडकरी है, मौजूदा महापौर दयाशंकर तिवारी है, पूर्व महापौर संदीप जोशी है। तो उसके नीचे एक लाइन और वो लिखेगा कि ये इस बीमारी से अगर दूसरी लहर में बचाया जा सकता था नागपुर को, तो नागपुर के अंदर में जो तुकाराम मुंडे जी की नियुक्ति नहीं हुई, ये नियुक्ति नहीं करने वाले व्यक्ति जो सीएम साहब है वो भी जिम्मेदार है। उसके साथ में जो यहाँ में जो हमारे जो ऊर्जा मंत्री बैठे हैं, कैबिनेट मिनिस्टर बैठे हैं, वो भी जिम्मेदार है, क्योंकि इनकी जिम्मेदारी थी इनकी नियुक्तियां यहाँ करने का। अगर ये गार्डियन मिनिस्टर के रूप में यहाँ पे बैठे हैं तो इनकी जिम्मेदारी है नागपुर के अंदर अगर कोई बच्चा इनके सामने दम तोड़ रहा है उसको बचाने की जिम्मेदारी इनकी थी। पर ये दोनों भी पॉलिटिकल पार्टीज जनता को फुटबॉल समझ के रखी है, कभी ये लात मारते कभी ये लात मारते। ये स्थिति पूरे देश में है दोनों भी राजनीतिक पार्टी का। एक जनता को कहीं ना कहीं एक उम्मीद आई थी, कुछ समय पहले एक उम्मीद आई थी कि क्योंकि केंद्र के अंदर में कांग्रेस को इतनी बड़ी लताड़ जनता के द्वारा इन 6-7 सालों में पड़ी है, तो कम से कम ना महाराष्ट्र के अंदर ये लोग ढंग से सरकार चलाएंगे। पर ये बिल्कुल इस तरीके का काम कर रहे हैं कि जनता को इनसे कोई उम्मीद अब बची नहीं। जनता अब तीसरा पर्याय देख रही है। जनता को हम अरविंद केजरीवाल के रूप में, आम आदमी पार्टी के रूप में एक तीसरा पर्याय दिख रहा है कि ये लोग ईमानदार है, ये लोग ढंग की सरकार देंगे, ये लोग बिजली फ्री देंगे, पानी फ्री देंगे, शिक्षा फ्री देंगे, दवाइयाँ फ्री देंगे, इलाज फ्री देंगे, ये लोग दे सकते हैं। जब दिल्ली में कर सकते हैं तो ये लोग महाराष्ट्र में भी करेंगे। जनता को दिख रहा है, जनता हमसे पूछती है, जनता को हम जवाब भी देते हैं कि बिल्कुल हम लोग आपने जो बातचीत बोली है, आपने जो हमसे उम्मीद रखी है, हम इस पर खरा उतरेंगे। इसमें एक बात और मैं ऐड करूँगा, जब यहाँ का कोई व्यक्ति दिल्ली जाता है, जब ये सारी चीज़ें वो वहाँ देखता है तो उसको दिखता है कि दिल्ली के अंदर में सारे काम हो रहे हैं, तो यहाँ पर आकर हमसे सवाल करता है कि भैया आप लोग भी करोगे? हमने कहा बिल्कुल हम करेंगे। आप आगे बढ़िए, आप साथ में रहिए, आप साथ में रहिए, साथ में रहकर हमको सपोर्ट करिए। आम आदमी पार्टी निश्चित रूप से ये सारे डेवलपमेंट जो दिल्ली के अंदर में हो रहे हैं वो नागपुर में भी हम करके बताएंगे, क्योंकि जितना फंड है 2700 करोड़ रुपया बहुत बड़ी रकम होती है। ठीक है, फिजूल खर्चे करे आपने, जिन सड़कों की जरूरत नहीं थी वो सड़कें आपने बनाई। आज शहर की जितने भी सड़कें आपने बनाए वहां लोगों के घर नीचे हो गए, घर ऊपर हो गए, घर नीचे हो गए, सड़क ऊपर हो गए, सड़क ऊपर हो गई, लोगों के घरों में पानी जा रहा है, लोग उस चीज से परेशान है। आपने इतने बड़े पैमाने में उसमें भ्रष्टाचार किया हुआ है। अब आप ये बोलोगे कमीशन किसको जा रहा है? कमीशन सबको पता है कमीशन किसको जा रहा है, इसके अंदर में कौन पैसा कमा रहा है, किसका कितना कमीशन है, ठेकेदार का कितना है, मंत्रियों का कितना है, राजनेताओं का कितना, सबको पता है। जनता ये सारी चीज़ें सोच रही है। जनता बेवकूफ़ नहीं है, जनता मूर्ख नहीं है। जनता एक एक चीज़ अपने एक प्रकार से आप बोल सकते हैं डायरी में नोट कर रही है। तुकाराम मुंडे अगर 50 साल पुरानी सीट पे अगर संदीप जोशी भाजपा ने वो सीट गंवाई है
जो कि 50 सालों पे जिस पे वो काबिज थे, तो जनता का प्रतिशोध है जो इनको झेलना पड़ा तुकाराम मुंडे जी को हटा के। अभी भी वक्त है, दोनों भी पॉलिटिकल पार्टी से मैं कह रहा हूँ, खासकर कांग्रेस से कह रहा हूँ, कांग्रेस की अब जिम्मेदारी है। कांग्रेस के अभी एक नगर सेवक अनशन पे बैठे थे, कल उन्होंने अनशन खत्म किया, ठीक है। उनका बोलना है कि तुकाराम मुंडे जी अगर होते तो ये सारी चीजें नहीं होती, ये तकलीफ नहीं जाती। बिल्कुल वाजिब बात है, ये तो बात हम लोग बोल रहे हैं, पर अनशन करने वो बैठे भाजपा के अगेंस्ट में कि भाई महानगर पालिका ये चीज नहीं कर रही, महानगर पालिका इसके अगेंस्ट। अरे तुकाराम मुंडे जी को लाना है तो आपकी सरकार ला सकती। नितिन राव जी जो आपके यहाँ अनशन तोड़ने आए हैं, उनको आप बोलो कि भाई तुकाराम मुंडे जी की नियुक्ति करो, आप ही लोग हो, आप ही कर सकते हो, क्योंकि आपकी सरकार है। तो कहीं ना कहीं ये जो दोहरी राजनीति दोनों भी पॉलिटिकल पार्टीज खेल रही है नागपुर के अंदर में, कहीं ना कहीं एक पेंडुलम बना के रखा है शहर को, एक फुटबॉल बना के रखा है। बीजेपी यहाँ से लात मार रही, कांग्रेस यहाँ से लात मार रही। इतने सालों से देश के अंदर में यही चल रहा है। ये इतने सालों की जो राजनीति है, 77 सालों की जो देश के अंदर में जो घटिया राजनीति है, इसी को बदलने के लिए आम आदमी पार्टी नागपुर के अंदर में जोर शोर से अपना काम कर रही है। पब्लिक के बीच में हम लोग जा रहे हैं, हम लोग खाना भी बांट रहे हैं, हम लोग दवाइयों की व्यवस्था भी करके दे रहे हैं, हम लोग अस्पतालों के अंदर बेड की व्यवस्था करके दे रहे हैं, सिलेंडरों की व्यवस्था करके दे रहे हैं, ऑटो लगाए हैं हम लोगों ने। उसके अलावा जो भी सहायता हो सकती है पब्लिक को, ये सारी चीज़ें आम आदमी पार्टी के द्वारा की जा रही है। अब इसमें भी पॉइंट की बात मैं आपको एक बताऊंगा कि आम आदमी पार्टी का जितना भी हमारे वरिष्ठ सदस्य है, शहर अध्यक्षा हमारी पॉजिटिव हुई, हमारे सेक्रेटरी शहर के सेक्रेटरी साहब पॉजिटिव हुए, महाराष्ट्र के ट्रेजरर जो कि नागपुर से आते हैं वो पॉजिटिव हुए, महाराष्ट्र के जो हमारे विदर्भ के जो अध्यक्ष हैं वो पॉजिटिव हुए, उनके मिसेस पॉजिटिव हुई, ठीक है। उसके अलावा जो हमारे विदर्भ के युवा अध्यक्ष है वो पॉजिटिव है, उनकी वाइफ पॉजिटिव है। आम आदमी पार्टी का ऊपर का जितने भी वरिष्ठ हमारे साथी है, आम आदमी पार्टी का ग्रुप है, सबके सब लोग नेतागण पॉजिटिव हुए। उसके बावजूद भी जनता की काम चालू है, जनता के बीच में काम चालू है, सैनिटाइजेशन का भरपूर काम चालू है हमारे। जितना हमसे हो सकता है एक पॉलिटिकल पार्टी के रूप में हमारी जो जिम्मेदारी है, एक विरोध में हम लोग बैठे हैं, विरोधी पक्ष के रूप में हम लोग बैठे हुए हैं, कहीं ना कहीं हमारी जो जिम्मेदारी है हम लोग निरंतर उस चीज़ को निभा रहे हैं। मेरी आज भी अभी भी आपके माध्यम से हम शहर के नेताओं से, कांग्रेसियों से खासकर अपील है कि अनशन करना है नितिन राउत जी के घर के बाहर करिए, कांग्रेस दफ्तर के बाहर करिए, उनको बोलिए, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी है, उनकी सरकार है। वो आज चाहे तो एक दिन के अंदर में तुकाराम मुंडे जी की नियुक्ति नागपुर के अंदर में कर सकते हैं, आपकी सरकार। अगर उसके बावजूद भी आप नहीं कर रहे हो, अरे कांग्रेस भाजपा तो क्या बोलते, कोई काम की नहीं है पब्लिक को, ये सर्टिफाइड है, ये उनके पास पब्लिक ने उनको सर्टिफिकेशन दे चुका है कि भैया तुम कोई काम की नहीं, ठीक है। एक कहीं ना कहीं आपसे एक समय के बाद में उम्मीद किए थे, इसलिए आपको सरकार बनाने का मौका मिला। आप फिर वही हरकतें कर रहे हो जो आज से 6-7 साल पहले, 8 साल पहले कर रहे थे। वही हरकतों के कारण आप दिल्ली से खदेड़े गए, पूरे देश से आप खदेड़े जा चुके हो, और वही स्थिति में आज भाजपा होते जा रही है। जनता फिर उम्मीद करे तो किससे करे, कौन उनका काम करेगा, कौन उनके सुख दुख का साथी बनेगा, कौन उनके लिए आगे बढ़ के काम करेगा, ये सबसे बड़ा प्रश्न है देश की जनता के सामने, नागपुर की जनता के सामने सबसे बड़ा प्रश्न है कि हम लोग जो आम जनता के रूप में है, वो कई लोग हमसे सवाल करते कि भैया हमको ये जवाब देना पड़ता, भैया हम सत्ता में नहीं है, अगर हमारी सरकार बन रहती, आज दिल्ली का छोटे से छोटा व्यक्ति भी, अगर छोटे से छोटा भी कार्यकर्ता कोई है तो वो सड़क पर उतरकर जनता की सेवा कर रहा है। आम आदमी पार्टी का छोटा कार्यकर्ता से लेकर हमारे जितने भी पार्षद है, हमारे जितने भी एमएलए हैं, हमारी पूरी की पूरी कैबिनेट दिन रात सेवा में लगी हुई है। अरविंद केजरीवाल जी की खुद वाइफ पॉजिटिव है, उनकी हालत सीरियस हो गई थी बीच में, अभी 1-2 दिन से उन्होंने रिकवर किया अपने आप को। आप ये सोचिए, जिस व्यक्ति का जो जहाँ का चीफ मिनिस्टर, उसकी वाइफ खुद पॉजिटिव है, तो उसको मानसिक तनाव कितना होगा। तो यही तो स्थिति वही हो गई, राम जी के दौर की स्थिति हो गई। जिस तरीके से राम जी के दौर में एक तरफ सीता जी थी, एक तरफ जनमानस था, तो किसको देखा जाए, तो राम जी ने देखा ही जनमानस को देखा, सीता जी की तरफ नहीं देखा। वही स्थिति आज प्रत्यक्ष रूप से अगर शहर देश के अंदर में किसी क्षेत्र में, अगर किसी स्टेट में अगर राम राज्य आया है तो वो दिल्ली के अंदर में आया। दिल्ली के दौर जब राम जी के टाइम पे जिस तरीके से पानी फ्री था, बिजली फ्री थी, बिजली मतलब जो ऊर्जा का जो स्रोत था, रोशनी का जो स्रोत था, दिया जलाया जाता था, उस दौर में हमने तो सुना कि घी के दिए चसते थे, घी दूध तो उस समय फ्री था, घर घर में गाय थी। बिल्कुल। तो जब ऊर्जा का स्रोत, हॉस्पिटल्स, शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था उस समय फ्री थी, तो वही चीज़ तो हम दिल्ली में कर रहे हैं।
वही चीज तो राम राज्य का अनुसरण हम लोग दिल्ली में करके बताया हमने। अगर भाजपा या कांग्रेस अगर अपने क्षेत्र में कर लेती है इतने सालों में, तो हम लोगों को पार्टी बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। मैं भी अपने दूसरे कामकाज में खुश रहता। अरविंद केजरीवाल से लेकर बाकी हमारे जितने भी नेतागण हैं वो अपने कामकाज में खुश रहते। हम लोग अपने अपने घरों में रहते, अपना कामकाज करते। आज कहीं ना कहीं एक राजनेता होने के नाते, पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए होने के नाते कई इच्छाओं को हमको मारना पड़ता। ये इच्छाएं हम मतलब कई बार घर में बच्ची बोलती है, 11 महीने की बच्ची है मेरी, उसको छोड़कर मैं दिल्ली में प्रचार के लिए गया था, क्योंकि जिम्मेदारी है। वही स्थिति नागपुर के अंदर में, इतना कोरोना काल चालू है उसके बावजूद भी गली गली घूमना है, गली गली घूमे हम लोग। चाहे सैनिटाइजेशन का विषय हो, अनाज बांटने का विषय हो, अलग अलग जो भी विषय हो, पब्लिक का दवाइयों का विषय हो, ऑक्सीजन का विषय हो, दिन रात काम चालू है। रात में 3 बजे भी अगर फोन आ रहा है तो आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता अपने घर से नीचे उतर रहा है। नागपुर के अंदर की बात कह रहा हूँ मैं आपसे। उसको सिलेंडर मुहैया करा रहा है, उसको बेड मुहैया कराया है। ये बात अलग है, कहीं पे भी मतलब सोशल मीडिया में इधर उधर कोई भी उसका, क्योंकि हर जगह आप कैमरा ले जाना या हर जगह आपने फोटो सेशन करना, ये किसी भी राजनेता को शोभा नहीं देता। अगर हम लोग भी वही करेंगे तो भाजपा और कांग्रेस में और हम लोगों में क्या फर्क रहेगा? जनता भी हमको सवाल करेगी कि भैया तो वो लोग भी ऐसे थे, तुम भी वही काम करोगे। मीडिया भी हमसे यही कहेगी कि भैया हमने तो इनका दौर देखा ही है, आप लोगों से एक उम्मीद है, अगर आप लोग भी वैसे ही करोगे तो क्या होगा? अरविंद केजरीवाल जी के जो मार्गदर्शन है उसके हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं पूरे देश के अंदर में, नागपुर सिटी के अंदर में, कि किसी भी प्रकार की इस तरीके की जो गंदगी है वो हमको करना नहीं है। अपनी ये सारी चीज़ें, जो आचरण जिस तरीके का होना चाहिए हमारा, वो आचरण उसी तरीके से होना चाहिए जो कि एक आम आदमी को शोभा देता है। बिल्कुल। मेरा एक आखिरी सवाल आपसे है, हमने बीच में दिल्ली की बात बहुत ज़्यादा की और मुझे ध्यान है कि हम ये शूट से पहले एक चर्चा में बैठे थे जिसमें राष्ट्रपति भवन का हमने टॉपिक निकाला था। मैं चाहता हूँ कि वो टॉपिक आप हमारे दर्शकों के सामने रखें, क्योंकि ये जानना दर्शकों के लिए, जनता के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम क्या सोच रहे हैं और आने वाले टाइम में दर्शक और जनता भी क्या सोच सकती है। राष्ट्रपति भवन की जो बात किया जाए, राष्ट्रपति जी की जो बात किया जाए, एक व्यक्ति है देश में, सबके आदरणीय है, क्योंकि राष्ट्रपति से वरिष्ठ व्यक्ति इस देश में कोई नहीं, ठीक है। पर एक उसका हमको दूसरा सिनारियो भी देखना है कि जहाँ पर राष्ट्रपति जी रहते हैं वो दिल्ली की सबसे प्राइम लोकेशन है, ठीक है। दिल्ली की सबसे प्राइम लोकेशन में राष्ट्रपति भवन है। इतने बड़े व्यक्ति को रहने के लिए 340 एकड़ का, मेरे को जो जानकारी है, हो सकता है मैं थोड़ा बहुत 19-20 गलत हो सकता हूँ, 340 एकड़ में राष्ट्रपति भवन है एक व्यक्ति के रहने के लिए, दिल्ली के प्राइम लोकेशन में, ठीक है। 120 से ज़्यादा कमरे हैं, 2-3 अलग अलग गार्डन्स हैं, ठीक है, लाइब्रेरी का एरिया है, मतलब बहुत अपने आप में एक छोटा शहर आप बोल सकते हो राष्ट्रपति भवन। क्या 75% जिस देश की जनता गरीबी रेखा के नीचे रहती है, बिल्कुल उस देश की जनता, वही सवाल है कि आम आदमी से दिल्ली दूर क्यों? इसमें कई सारे सवाल अपने आप बन करके सामने आते हैं। जहां पर आम जनता एक टाइम की रोटी के लिए मोहताज है, वहीं पर हमारे देश के राष्ट्रपति को इतनी सारी सहूलियतें दी जाती है। कब वो समय आएगा जब इन सारी चीज़ों को चेंज करके देश की आम जनता और गरीब जनता के बारे में सोचा जाएगा? मेरा वही आपसे कहीं ना कहीं एक खुशी की बात यह है कि आपने ये प्रश्न उठाया कि राष्ट्रपति भवन जो है, क्या इतने राष्ट्रपति हुए, कहीं ना कहीं उनकी जिम्मेदारी नहीं थी कि जिस देश की 75% जनता गरीबी रेखा के नीचे जी रही है, वो खुद होके बोलते कि भाई मुझे इतने बड़े भवन की ज़रूरत नहीं है, आप मुझे एक छोटा सा फ्लैट दे दो। कहीं ना कहीं उनकी जिम्मेदारी, अगर वो स्टेट में इस तरीके की बात बोलते कि मुझे एक छोटा सा फ्लैट दे दो, मैं उसके अंदर में अपना जो जिम्मेदारी है वो निभा लूँगा। आज हम लोग देखते हैं कि हॉलैंड का प्रधानमंत्री साइकिल से पार्लियामेंट जाते हैं, या फिनलैंड के, स्कॉटलैंड, जितने भी डेवलपमेंट कंट्रीज है जिनका हम नाम लेते हैं, चाहे शिक्षा व्यवस्था में से, ये अलग अलग व्यवस्थाओं में ये सब टॉप मोस्ट है वर्ल्ड में। बिल्कुल, स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था, बाकी जो अलग अलग व्यवस्थाएं हैं इनमें टॉप मोस्ट है। इन देश के जो राजनेता, जो बड़े बड़े राजनेता हों, ये इस तरीके का उपयोग करते हैं कि ये साइकिल से जा रहे हैं और बाकी चीज़ों से, मतलब एक तो डाउन टू अर्थ जिसको अपन बोलते हैं, इनका नेचर उस तरीके का है, इनका आचरण उस तरीके का। क्या हमारे राजनेताओं का नहीं हो सकता? बिल्कुल भाई, मैं एक गरीब आदमी, हाँ, मैं एक शहर का जो व्यक्ति हूँ, मैं एक गांव का जो व्यक्ति है, क्या वो इतना महंगा राष्ट्रपति अपन ये बोल सके या उनकी व्यवस्था बोल सके वो अफोर्ड कर सकता है?
ये मेरा प्रश्न है। आज उनके भवन में, राष्ट्रपति भवन में बिजली का बिल आता होगा, वहाँ पर उनके लिए इतने सारे नौकर चाकर लगाए गए होंगे, उसका खर्चा होगा, पानी का खर्चा होगा, वहाँ पर जो लोग जाते हैं उनके आने जाने का खर्चा होगा, गाड़ियों का खर्चा होगा, ऐसे ढेर सारे खर्चे अगर हम मिलाएं तो महीने के करोड़ों रुपए उस राष्ट्रपति भवन में खर्चा किए जाते हैं। बिल्कुल खर्चा किए जाते हैं। 2012 में आरटीआई के माध्यम से एक सज्जन ने यह सवाल पूछा था राष्ट्रपति भवन से कि आपका महीने का बिजली का बिल कितना आता है, पानी का बिल कितना आता है, बाकी जो आपके जो अलग और जो खर्चे हैं, कितने नौकर हैं, ये सारे विषयों पे आरटीआई के माध्यम से उन्होंने सवाल किया था। तो उस वक्त जो जानकारी आई थी 1.5 करोड़ रुपया प्रति मतलब एक महीने का राष्ट्रपति भवन का बिजली का बिल का है। मतलब इतने बड़े प्रीमाइसेस को चलाने के लिए, एक व्यक्ति के लिए चलाने के लिए 1.5 करोड़ रुपया इस देश के टैक्स पेयर के जेब से जा रहा है। इस देश का जो टैक्स पेयर है, जो कि मेहनत कर रहा है, व्यापारी मेहनत कर रहा है, उसके जेब से इतना महंगा हम राष्ट्रपति क्या अफोर्ड कर सकते हैं क्या? इज्जत के साथ कह रहा हूँ, राष्ट्रपति जी हमारे सम्मानीय हैं, ठीक है, पर मैं बात कर रहा हूँ, मेरा जो पॉइंट है वो पॉइंट पे कंसंट्रेशन होना चाहिए सभी का कि इतना महंगा हम क्या अफोर्ड कर सकते हैं क्या? आज हम लोग देखते हैं कि नागपुर की अगर इससे तुलना की जाए कि नागपुर के अंदर में भी एक भवन पड़ा है, हम सेमनरी हिल्स में जो जिसको हम राजभवन जो बोलते हैं, राजभवन इतना बड़ा प्रीमाइसेस है, 84 एकड़ में के आसपास में वो प्रीमाइसेस में इतना बड़ा प्रीमाइसेस है शहर के बीच में। किसके लिए? एक व्यक्ति के रहने के लिए। गवर्नर साहब साल में कितनी बार नागपुर आते हैं बताओ? तो इतनी बड़ी जगह हम लोग ऑक्यूपाई करके बैठे हैं जिसके अंदर में आधा शहर शिफ्ट हो सकता है। आधे इतने सारे लोग बेघर हैं। अगर सरकार स्कीम निकाले, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना निकाला गया है, वैसे अगर और कई स्कीम निकाल दी जाए तो आज उस 84 एकड़ में, उस 340 एकड़ में कितने लोगों को छत मिल सकती है, कितने लोगों को रहने का सहारा मिल सकता है, घर मिल सकता है। लेकिन ऐसा कोई नहीं सोचता। ऐसा सोचने वाला कब आएगा, इसका इंतजार शायद जनता को भी है, और कुछ जो ईमानदार नेता हैं और कुछ ईमानदार अधिकारी हैं उनको भी है। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि कब आ सकता है उसमें? भाई ये देखिए, ये सोच आम आदमी पार्टी की है। भाई एक आम आदमी पार्टी के रूप में, एक आम आदमी पार्टी क्या सदस्य के रूप में मैं यहाँ पर आया हूँ, मैं मेरी बात रख रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी में चर्चा का विषय है। हम लोग तो राइट टू रिजेक्ट, राइट टू रिकॉल पे भी बातचीत करते हैं, ठीक है भैया, राइट टू रिकॉल का काम होना चाहिए, राइट टू रिजेक्ट की बातचीत होना चाहिए। हमारा जो आम आदमी पार्टी का जो सबसे पहला जो पत्रक निकला था उसके अंदर में सारी चीज़ों का जिक्र है कि देश के अंदर में राइट टू रिकॉल होना चाहिए कि कोई शख्स, अगर कोई नेता, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति, अगर जनता जो आज बोल रही है कि भैया नितिन राउत जी ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, तो उस क्षेत्र की जनता रेफरेंडम कर ले। अगर 50% से एक वोट भी अगर ये जनता का ये साबित होता है, ये जनता ये बोलती है कि नितिन राउत जी ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, तो तुरंत उनको मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। ये कानून होना चाहिए। दुनिया के कई बड़ी बड़ी कंट्रीज में ये कानून है, राइट टू रिकॉल का, राइट टू रिजेक्ट का कानून होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने राइट टू रिजेक्ट के रूप में नोटा का उपयोग किया है, पर नोटा पूरा नहीं है, आधा है कि भाई अगर नोटा जीत जाता है तो जितने भी 10 कैंडिडेट ऊपर में दिख रहे हैं आपको ईवीएम मशीन में, ये कभी भी जिंदगी में चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। इन कानूनों को भारत जैसे देश के अंदर में, भारत जैसे गणराज्य के अंदर में ये सारे कानूनों की जरूरत है। कटिबद्धता से लागू करना चाहिए, कटिबद्धता से लागू करना चाहिए। दिल्ली के अमेरिका के अंदर में जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन काम करता है, या वहाँ पे जो कई कानून ऐसे हैं, अर्ली वोटिंग सिस्टम वगैरह के कई कानून ऐसे हैं, वो इंडिया में लागू होने चाहिए। इलेक्शन रिफॉर्म्स की बातचीत है, इलेक्शन रिफॉर्म्स में कई सारी चीज़ें हैं जो कि देश के अंदर में होनी चाहिए, पर चुनाव आयोग किसके इशारे पे काम करता है ये सारी जनता देखती है, सबको पता है, किसी से छुपा नहीं है। तो ये आम आदमी पार्टी की ये सारी सोच है। आम आदमी पार्टी ये नई सोच लेकर, नई तरीके से हम नए भारत को गढ़ना चाहते हैं, नए भारत की नई नींव रखना चाहते हैं कि इस सोच के साथ में पूरी दुनिया के अंदर में आम आदमी पार्टी पूरे का नाम हो रहा है पूरी दुनिया के अंदर में, और आम आदमी पार्टी की है जो सोच है पूरे देश के अंदर में जा रही है। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये भी रहेगा, थोड़ा सा ये एक क्रॉस क्वेश्चन है आपके लिए। क्रॉस क्वेश्चन ये है कि जैसे कि मैंने कहा कि इतनी सहूलियतें एक नेता को, एक विधायक को, एक सांसद को, एक मंत्री को क्यों दी जाती है, तो अरविंद केजरीवाल जी जब सत्ता में आने के थे तब उन्होंने भी ये मतलब सवाल उठाया था कि क्यों इतनी सिक्योरिटी, क्यों इतनी सारी गाड़ियाँ, क्यों इतना बड़ा घर, क्यों इतने नौकर चाकर एक मुख्यमंत्री को या एक मंत्री को दिए जाते हैं। लेकिन टाइम आने के बाद देखा गया कि उन्होंने भी उन सारी सहूलियतों को, उन सारी सुविधाओं को अपना लिया जो कि उसके खिलाफ थे।
इसमें सब बात ये है कि अरविंद केजरीवाल जी ने, देखिए 2-3 चीज़ें हैं, मैं एक-एक करके जो आज लोग जो टारगेट करते हैं, मैं उन सारी बातों पे आपसे बात करूँगा, सारी चीज़ों को आपको बताऊँगा। एक लोग सबसे पहला प्रश्न उठाते हैं कि अरविंद जी ने बच्चों की कसम खाए थे कि हम कांग्रेस के साथ में गठबंधन नहीं करेंगे। बिल्कुल। ठीक है, ये खुद क्रॉस क्वेश्चन मैं खुद से कर ले रहा हूँ। अरविंद जी ने कहा था कि मैं बच्चों की कसम खाता हूँ कि मैं कांग्रेस के साथ में गठबंधन हम नहीं करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा पीछे अपन चलते हैं। एक दौर था जब राम जी के सामने एक प्रश्न आया था, एक अदनी सी महिला ने एक सवाल किया था कि भाई क्योंकि सीता जी किसी दूसरी जगह रहकर आई है, तो सीता जी का यहाँ पे एक राजा की पत्नी के रूप में रहना ये ठीक नहीं है, इस तरीके का सवाल उठाया था। तो राम जी ने क्या किया था, राम जी ने जो जनता जो बात कर रही है, जनता की तरफ से जो मांग है कि भैया एक उंगली भी किसी ने राम जी के आचरण पे या राम जी के कार्य क्षेत्र के ऊपर में उठाया, तो उन्होंने उसको ध्यान में रखते हुए सीता जी का एक प्रकार से त्याग कर दिया। ठीक है, जनता ने जो बोला वो किया। वही चीज़ दिल्ली में हुई। दिल्ली के अंदर में आम आदमी पार्टी जब चुनाव में जाने की थी, तो अरविंद जी ने ज़रूर ये बात बोली थी कि भाई हम किसी भी तरीके से कांग्रेस का समर्थन लेके सरकार नहीं बनाएंगे। ठीक है, परिस्थितियाँ आने वाले समय में परिस्थितियाँ जो निर्माण हुई, या आप ये बोल सकते हो जो जिस तरीके का मैंडेट दिल्ली की जनता ने दिया, 32 सीटें भाजपा को दी, पहले चुनाव की बात कर रहा हूँ मैं, 28 सीटें आम आदमी पार्टी को दी, 8 सीटें कांग्रेस को दी। आम आदमी पार्टी को बहुमत के लिए 36 सीटों की आवश्यकता थी, 8 सीटों की और ज़रूरत थी। भाजपा को 4 सीटों की ज़रूरत थी। भाजपा ने उस दौर में भरपूर कोशिश की कि आम आदमी पार्टी के कई विधायक टूटकर उनके पास आ जाए, और टूटकर आने के बाद में 36 का बहुमत साबित करके वो लोग सरकार बना ले। ठीक है, पर आम आदमी पार्टी की जो विचारधारा थी और अरविंद केजरीवाल जी का जो पार्टी के अंदर में पकड़ थी, आज जो लोग बात करते हैं कि भाई 7 अलग अलग राज्यों में, 8 अलग अलग राज्यों में आज जहाँ पे भाजपा की सरकार है वहाँ कांग्रेस की सरकार हो सकती थी, पर भाजपा की सरकार है, कांग्रेस की क्यों नहीं है? कारण वही है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो पूरी तरीके से जो उसका शीर्ष नेतृत्व है खत्म हो चुका है। सोनिया गांधी जी हो, राहुल गांधी जी हो, इनकी कार्यकर्ता सुनते नहीं, इनकी पकड़ बची नहीं। जबकि 28 सीटें मिलने के बावजूद भी 4 सीटों के लिए बहुमत दूर थे। ठीक है, 4 सीटों से बहुमत दूर थी भाजपा, उसके बावजूद भी 4 विधायक वो आम आदमी पार्टी से, नई पार्टी जो पहली बार चुनाव लड़ी है, उनसे नहीं तोड़वा पाई और सरकार नहीं बनवा पाई। ठीक है, फिर उसके बाद में जब वहाँ पे एलजी ने बोला कि ठीक है कि आप नहीं बना सकते, तो दूसरा मौका आम आदमी पार्टी के पास में आया कि हम सरकार बनाएं क्या। तो आम आदमी पार्टी के पास में ऑप्शन क्या था? भाजपा से तो समर्थन लेके सरकार बन नहीं सकती थी, तो पब्लिक के बीच में जाया गया। अरविंद जी ने बोला कि जो पब्लिक बोलेंगे वो हम करेंगे। अगर पब्लिक बोलेंगे कि री इलेक्शन में जाओ, तो वापस से री इलेक्शन में जाएंगे। अगर पब्लिक बोलेंगे कि कांग्रेस से सपोर्ट लेकर सरकार बनाओ, तो कांग्रेस से सपोर्ट लेकर सरकार बनाएंगे। 400 अलग अलग जगहों पे दिल्ली की 400 अलग अलग रैलियां हुई है, पब्लिक मीटिंग हुई है, पब्लिक को इन्वाइट किया गया है कि आप अपना मत दो। तो दिल्ली की जनता ने ये बोला कि री इलेक्शन में जाएंगे, दिल्ली के ऊपर में आर्थिक बोझ पड़ेगा वापस से इलेक्शन कराने का, आप कांग्रेस से लेकर सरकार बनाइए, हम अरविंद जी के साथ में हैं। तो ये बात को ध्यान में रखते हुए अरविंद जी ने सरकार बनाई कांग्रेस के समर्थन को लेकर। तो जो लोग ये बोलते हैं कि बच्चे की कसम खाया, बच्चे की कसम जरूर खाए, हम कहाँ मना कर रहे हैं बच्चे की कसम नहीं खाए, बिल्कुल खाए हमने बच्चों की कसम। पर जब राज्य की बात आ जाती है, राजतंत्र की बात आ जाती है, जनता की बात आ जाती है, तो परिवार हर वक्त, उस वक्त हर राजनेता की जिम्मेदारी है कि वो परिवार को साइड में रखे और जो जनता बोल रही है उसका अनुसरण करे। वही दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ने किया। दूसरी बात, जब ये बोला गया कि हम लाल बत्ती का इस्तेमाल नहीं करेंगे या सिक्योरिटी नहीं लेंगे, तो लाल बत्ती का विषय ऐसा था कि हमारे देश के अंदर में एक लाल बत्ती का एक ट्रेंड है। मतलब कोई भी छोटा सा भी व्यक्ति है तो वो भी लाल बत्ती अपने सर पे लगा लेता है। क्यों? ताकि उसका एक रुतबा बढ़े, अपने एरिया में, अपने क्षेत्र में उसका रुतबा बढ़े, लोगों के बीच में उसका रुतबा बढ़े। भले वो विधायक का चाचा हो, विधायक भी जो कि मंत्री नहीं है, विधायक भी अपने सर के ऊपर में लाल बत्ती और 2 छोटे छोटे लाउड स्पीकर्स लगा के वो घूमते रहता है। तो ये जो कल्चर था, ये जो वीआईपी कल्चर था, ये वीआईपी कल्चर ख़त्म करने के लिए आम आदमी पार्टी ने ये बात रखी थी कि भी हम लाल बत्ती का उपयोग नहीं करेंगे।
कई समय तक के दिल्ली के अंदर में जो अरविंद केजरीवाल जी जो वैगनार लेके घूमते थे, वो वैगनार के ऊपर में लाल बत्ती नहीं थी। ठीक है, सिक्योरिटी के लिए अरविंद केजरीवाल जी ने मना कर दिया था कि मुझे सिक्योरिटी नहीं चाहिए, मैं जैसे ही हूँ वैसे ही घूमूंगा, मेरे को सिक्योरिटी नहीं चाहिए। पर उसके बावजूद भी दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं, दिल्ली पुलिस की 2-3 गाड़ियाँ उनके पीछे रहती थी। दिल्ली पुलिस का जो बात थी, दिल्ली पुलिस की जो तर्क था कि भाई आप पब्लिक प्रॉपर्टी हो, ठीक है, पब्लिक प्रॉपर्टी हो, पब्लिक प्रॉपर्टी में आपको सिक्योरिटी हमारा काम है, जिम्मेदारी है देने की। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए, उस चीज़ को समझते हुए, उस चीज़ को ये करते हुए कि हाँ कहीं ना कहीं ये जो चीज़ें सही है। तो जो एक गाड़ियों का रेला चलता था, गाड़ियों का एक रेला चलता था कि ये दिल्ली सीएम के पीछे में या कोई भी स्टेट के सीएम के पीछे में, आप देखोगे आपके इधर में अपने यहाँ नागपुर में दौरा होता है, हम देखते हैं 2500 गाड़ी होती है कि ये सीएम का दौरा है। तो 25 गाड़ियों का जो काफिला है उसको कम करने की बात है। जो 25 गाड़ियों का जो काफिला है उसको 2 गाड़ी 3 गाड़ियों पे करना है आपको। फिर इसके बाद में फिर जब दिल्ली सीएम केजरीवाल जी का जब काफिला या जो पूरा जो सारी चीज़ें हुई, तो उसके अंदर में सिक्योरिटी के रूप में 1 या 2 गाड़ी रहती थी पुलिस की। तो वो जो बात जो अपनी चल रही थी, बात क्या थी, वीआईपी कल्चर कम करने की। तो उसी तरीके से उन्होंने वीआईपी कल्चर को ख़त्म किया, एक प्रकार से बड़ी पैमाने में उसको कम किया। लाल बत्ती का जो विषय था, लाल बत्ती भी फिर कहीं ना कहीं समय ये जो था आपका प्रोटोकॉल जो है, प्रोटोकॉल के अनुरूप उनको लाल बत्ती लगानी पड़ी खुद की गाड़ी पर जो गाड़ियों का जो रेला चलता था कि भैया हर गाड़ी पे लाल बत्ती, ये चीज़ ठीक नहीं है, ये चीज़ गलत है। पूरी की पूरी जो काफिला चल रहा है उस पर सब पे लाल बत्ती, तो ये लाल बत्ती का भी कल्चर उन्होंने ख़त्म किया। बिल्कुल। तो जब दिल्ली में ये एक सोच आ सकती है, दिल्ली में एक सोच वाला व्यक्ति, नई सोच वाला व्यक्ति आ सकता है जो कि कमिश्नर था। सारी दुनिया जानती है कि कमिश्नर रहते हुए, IRS कमिश्नर, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में कमिश्नर रहते हुए अरबों खरबों रुपए वो व्यक्ति छाप सकता था, कमा सकता था, अरबों खरबों रुपए वो व्यक्ति कमा सकता था। पर वो नौकरी को उन्होंने साइड में रखकर ये सोचा कि मैं मेरे दिल्ली शहर की झुग्गी झोपड़पट्टी में जाके सेवा भाव से काम करूँगा। RTI के आंदोलन से शुरुआत किए, झुग्गी झोपड़पट्टियों से आंदोलन से शुरुआत किया। वो सफ़र तय करते 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 इतना बड़ा संघर्ष का जीवन है, वो संघर्ष का जीवन तय करते हुए आज दिल्ली में CM अरविंद जी के रूप में बैठा है। इतना आसान नहीं है उनके जैसा संघर्ष करना। आज हम लोग भी कोशिश करते हैं कि उनके जैसा 10% भी अगर हम लोग संघर्ष कर पाए नागपुर की जनता के लिए, तो बहुत कुछ हम लोग नागपुर की जनता के लिए कर पाएंगे। हमारे प्रयास बिल्कुल है कि नागपुर के अंदर में शिक्षा व्यवस्था वैसी हो, पानी की व्यवस्था वैसी हो। नागपुर के अंदर में जगह जगह जाकर 350 से ज़्यादा लोगों के बिजली हमने जोड़ी है पिछले 1.5 महीने के अंदर में। 350 से ज़्यादा लोगों की खुद पोल पे चढ़ के हमारे कार्यकर्ताओं ने जोड़ा है। आज भी नागपुर की जनता से हमारी अपील है कि जब तक के दिल्ली के जैसा मॉडल बिजली को लेकर नागपुर में लागू नहीं होता, तब तक कि बिजली आंदोलन हमारा चलते रहेगा। आप लोगों को जो पेंडेमिक के समय का जो बिल है वो भरने की जरूरत नहीं है, सरकार से बोलिए। क्योंकि नितिन राउत जी का खुद का स्टेटमेंट था कि बिजली बिल हम माफ़ करेंगे, 100 यूनिट तक की बिजली फ्री करेंगे। उसी तरीके से उद्धव ठाकरे जी का स्टेटमेंट था कि हम 330% बिजली का रेट कम करेंगे। नागपुर के अंदर में पानी फ्री करने की हमारी पॉलिसी है। जिन सरकारी नलों को इन्होंने बंद किया है, आम आदमी पार्टियों ने कई नल पिछले 2 महीने में अपने हाथ से चालू किए हैं। क्योंकि हमारा जो एजेंडा है, हमारी जो सोच है एकदम क्रिस्टल क्लियर है कि पानी फ्री मतलब फ्री, बिजली फ्री मतलब फ्री, शिक्षा फ्री मतलब फ्री, एजुकेशन अपना स्वास्थ्य व्यवस्था फ्री मतलब फ्री। ये चारों चीज़ें फ्री होनी चाहिए। उसके बाद में महिलाओं के लिए यात्रा फ्री होनी चाहिए। आज के तौर पे सबसे ज़रूरत की चीज़ क्या बनते जा रही है, वाईफाई बन रहा है, इंटरनेट कनेक्शन बनते जा रहा है, वो भी फ्री। क्योंकि नागपुर की जनता से जब इतना करोड़ों रुपया टैक्स के रूप में लिया जा रहा है सरकारों द्वारा, तो सरकारों की जिम्मेदारी है कि जो टैक्स के रूप में आप पैसा ले रहे हो, उन टैक्स के पैसों का जो भरपाई है, जो उसका जो मान है, वो जनता को मिलना चाहिए, जिस तरीके से दिल्ली में केजरीवाल जी दे रहे हैं। तो जैसे कि आपने देखा और सुना कि प्रभात अग्रवाल जी ने आज हमारे साथ चर्चा की कि आम आदमी से दिल्ली दूर क्यों और मुंबई दूर क्यों, इस गहन विषय पर बहुत ही गहन चर्चा हुई। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये प्रोग्राम ज़रूर पसंद आया होगा। आप बने रहिए द न्यूज़ गैरेज के साथ।